हाय एवरीवन, तो अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले अपनी बैक एंड डेवलपमेंट के साथ। एंड इसमें फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा Node.js। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Node.js एग्जैक्टली है क्या और हम इसे यूज कैसे करते हैं। Node.js के अगर सीखें तो इसका मतलब होता है एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट। यानी कोई भी हमसे पूछेगा Node.js क्या है तो हमें बताना है इट इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट। तो एक रन टाइम एनवायरमेंट कहने का मतलब क्या है? जब शुरुआत में जावास्क्रिप्ट होता था, मतलब जब जावास्क्रिप्ट बना था और बहुत लंबे टाइम तक हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर यूज कर पाते थे, यानी सिर्फ फ्रंट एंड वाले पार्ट के लिए। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी क्रोम के अंदर हम अपना कंसोल यूज करते हैं, कंसोल के अंदर हम JS को लिख पाते हैं, या फिर हमने अगर कोई फाइल बनाई है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम यूज करते हैं अपने DOM एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो बेसिकली जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर के अंदर रन हो जाता है। तो पहले हमारा जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउजर के बाहर कहीं भी रन नहीं हो पाता था। तो ब्राउजर्स के अंदर एक्चुअली इंटरप्रेटर्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो इसीलिए ब्राउजर हमारा कह सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक एनवायरमेंट है, ऐसी जगह है जहां पर जावास्क्रिप्ट रन करता है। तो पहले जब जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में रन करता था तब पाइथन जैसी या दूसरी लैंग्वेजेस यूज होती थी हमारे वेब सर्वर यानी हमारे बैकएंड को बनाने के लिए। पर उसके बाद 2009 के अंदर Node.js रिलीज हुआ और जैसे ये रिलीज हुआ इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड आज की डेट में Node.js इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज दैट इज यूज्ड टू बिल्ड बैकएंड या फिर दैट इज यूज्ड टू बिल्ड वेब सर्वर्स। तो इसीलिए बैकएंड के अंदर हम Node.js को यूज करेंगे। सबसे पहला रीजन इसका है कि इट इज वेरी पॉपुलर, कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड दूसरा रीजन है कि ये जावास्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है, यानी Node.js का कोड लिखने के लिए हमें अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी। अगर Node.js नहीं होता तो हो सकता है जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट सीखी फ्रंट एंड के लिए, वैसे बैकएंड के लिए पहले हमें पाइथन सीखनी पड़ती, उसके बाद पाइथन के अंदर हम कोड लिख रहे होते। बट क्योंकि Node.js जावास्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है तो हम सेम अपनी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज को अपने बैकएंड बिल्ड करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली Node.js ने वो पावर दी है जावास्क्रिप्ट को कि वो ब्राउजर्स के बाहर भी रन कर सकती है, जैसे हमारी दूसरी लैंग्वेजेस रन करती हैं। तो Node.js क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरमेंट है। ये एनवायरमेंट देता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करने का। जैसे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को एनवायरमेंट देता है अपने अंदर रन करने का, वैसे ही Node.js उसे बाहर रन करने का एनवायरमेंट देता है। एंड इट इज फेमसली यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, यानी हमारे जो बैकएंड सर्वर्स की प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए हम Node.js को यूज करते हैं। वैसे Node.js के और भी काफी सारे पॉपुलर यूजेस हैं। Node.js कमांड लाइन के कुछ टूल्स बिल्ड करने में यूज होती है। Node.js कई जगह गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज होती है। IoT डिवाइसेस के अंदर भी कई बार Node.js यूज होती है, जिसमें कई सारे ड्रोन के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। बट इसका सबसे पॉपुलर यूज एंड हमारे जो काम का है वो है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब Node.js के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। जब हम इमेजिन करते हैं Node.js को, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये खुद में एक ऐसी चीज है जो जावास्क्रिप्ट को रन करने के काम आती है और इसके अंदर काफी सारे हमें टूल्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या Node.js कोई लैंग्वेज है, तो नहीं, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइब्रेरी भी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क भी नहीं है। ये क्या है? ये एक रन टाइम एनवायरमेंट है, यानी ऐसा एनवायरमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन कर पाता है ब्राउजर के बाहर। तो हम अब एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं Node.js को टू डू आवर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं नोड के इंस्टॉलेशन के बारे में। नोड अगर हमारे सिस्टम के अंदर है तो उसमें सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गिट बैश या फिर हम अपने टर्मिनल पर जा सकते हैं और टर्मिनल में जाके सिंपली हमें सर्च करना है नोड। अगर हम नोड सर्च करते हैं और इस तरीके से कुछ वर्जन आ जाता है साथ में लिखकर, या फिर इसे क्लियर करते हैं, हम लिखते हैं नोड -v, तो उससे इस तरीके का कुछ वर्जन आता है, तो फिर मतलब हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है। तो ये तो हो गया कि हमारे सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल्ड है और इस वर्जन का नोड हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। कोशिश करिए आप चाहें तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं टू द लेटेस्ट वर्जन। और अगर टर्मिनल के अंदर ऐसा कुछ लिखकर आता है कमांड नॉट फाउंड या नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो फिर हमें नोड को जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इंस्टॉलेशन के लिए हमें इस लिंक पर जाना है nodejs.org पर, और यहाँ पर अगर हम मैक OS पर हैं तो ये जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स वाला है स्टेबल वर्जन, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली हम डाउनलोड पर जा सकते हैं और हमारी विंडोज मशीन है या हमारा मैक OS है या फिर हम लिनक्स पर हैं, उस हिसाब से हम अपना इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं और नोड को बहुत आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको एक शीट भी दी होगी जिसमें लिंक अवेलेबल है, साथ के साथ आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो भी अवेलेबल है जिसको देखकर आप अपने नोड को डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो फाइनली जब नोड डाउनलोड हो जाएगा तो उसको चेक करने के लिए सिंपली या तो हम नोड लिख सकते हैं या नोड -v लिखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा नोड अच्छे से डाउनलोड हो गया नहीं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा जो VS कोड बना है जिसको हम यूज करते हैं, VS कोड भी एक्चुअली नोड को यूज करके ही बना है, यानी VS कोड Node.js पर ही बिल्ट एक एप्लीकेशन है। तो Node.js का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के काम आता है, वो काफी सारी चीजों के काम आता है, जिनमें से एक पॉपुलर यूज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होने वाला है हमारे लिए। अब जब हमने नोड को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोड रेपल के बारे में। अब रेपल के बारे में ऑलरेडी हमने सीखा था जब हमने जावास्क्रिप्ट की बात की थी। रेपल का मतलब होता है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। तो रेपल की बात हमने तब की थी जब हमने अपने ब्राउजर के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को लिखकर एग्जीक्यूट किया था। तो वैसा ही जैसे हमारे ब्राउजर के अंदर कंसोल विंडो होती है, वैसी ही एक विंडो हमें नोड प्रोवाइड करता है और उस विंडो को खोलने के लिए हम सिंपली लिखते हैं नोड, और जैसे हम अपने टर्मिनल के अंदर नोड लिखेंगे हमारे लिए इस तरीके की कुछ विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरीके का सिस्टम हमारे लिए आ जाएगा जैसा हमारी रेपल विंडो हमें ब्राउजर के अंदर दिखती है। तो ये नोड का इक्विवेलेंट है फॉर द ब्राउजर कंसोल पार्ट। अब यहाँ पर हम वैसे ही कमांड्स लिख सकते हैं जैसे हम अपने ब्राउजर के कंसोल में लिखते थे, पर उससे पहले जो हमारी टर्मिनल की नॉर्मल कमांड्स हैं वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि नोड लिखकर हम अपने टर्मिनल से दूर चले जाते हैं और हम नोड की दुनिया में चले जाते हैं। नोड यानी हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में अगर हम ls कमांड लिखेंगे तो ls कमांड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए ls का कोई मतलब नहीं है। ls तो टर्मिनल की कमांड होती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ls नॉट डिफाइंड। अगर हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं pwd तो उसमें भी आएगा नॉट डिफाइंड। तो जो नॉर्मल टर्मिनल कमांड्स होती है वो नहीं रन करती, पर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कंसोल कमांड्स रन करती हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 1 + 2 तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 3। अगर हमने लिख दिया console.log hello तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा हेलो। हम चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो 2 स्ट्रिंग्स को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। हेलो श्रद्धा,
तो ये सिंगल स्ट्रिंग बन के हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से अब हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आ गए हैं। तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, ब्राउजर के बाहर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोड। तो जब हम बात कर रहे थे कि नोड एक हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, तो हम अभी उसी एनवायरनमेंट के अंदर है जहां पर जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है। अब वैसे तो अपने नोड REPL के अंदर हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, बट अगर हम सोचें कि यहाँ से हम DOM एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर देंगे, यानी HTML बनाएंगे, HTML के अंदर वाले एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर देंगे, तो वो यहाँ से डायरेक्टली कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि DOM एलिमेंट्स हमारे ब्राउजर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो ब्राउजर के लिए बनता है यूजिंग द HTML एलिमेंट्स, वो हमारा यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम सोचें कि हमारी विंडो ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करना है, तो विंडो ऑब्जेक्ट हमारे REPL के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, पर उसका एक इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं अपनी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे हमारे फंक्शंस हैं। तो जैसे हमारे ब्राउजर के अंदर हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है, वैसे हमारी यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है जिसमें सेट इंटरवल हमारे पास होता है, सेट टाइम आउट होता है, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, इस तरीके के फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे REPL के अंदर हमारे पास .help कमांड होती है जो हमारी सारी बेसिक कमांड्स लिखकर दे देती है, जैसे .clear हो गया, .editor हो गया, .exit हो गया, या कभी भी अगर हमें हेल्प चाहिए बेसिक कमांड्स के लिए तो .help हम लिख सकते हैं। हम चाहे तो अपने REPL को सेव कर सकते हैं इन अ फाइल, एंड इसे एग्जिट करने के लिए हम या तो 2 बार कंट्रोल सी करते हैं, या फिर हम .exit टाइप करके एंटर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से REPL से एग्जिट कर गए और अब हमारी सारी कमांड्स वापस से काम करने लग जाएंगी। तो हम वापस से टर्मिनल के अंदर आगे, बट बेसिकली कभी भी अगर हमें नोड के REPL में एंटर करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं नोड। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारा कोई बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड होगा तो उसे हम नोड के REPL में कैसे रन कर सकते हैं। पर मोस्टली जो हम कोड लिखते आए हैं अभी वो फाइल्स की फॉर्म में लिखते आए हैं, और हम अपने वेब सर्वर्स जो भी बनाएंगे वो भी फाइल्स की फॉर्म में बनाएंगे। तो फाइल्स को कैसे हम नोड की हेल्प से रन कर सकते हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। तो अब हम सीखेंगे कि हम नोड फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने साइड बाय साइड अपने VS कोड को खोलकर रखा है, और अभी हम एक फोल्डर के अंदर हैं जिसका नाम है बैकएंड। और हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल से भी उसी फोल्डर पर जाएंगे, यानी हम CD कर सकते हैं वेब क्लासरूम नाम के फोल्डर के अंदर, हमारा जो बैकएंड का फोल्डर है उसके अंदर हम चले जाएंगे। अभी बैकएंड के फोल्डर में हम LS करेंगे तो अभी बैकएंड का फोल्डर हमारे पास खाली है, देख सकता है इसमें कोई फाइल्स नहीं है। तो इसके अंदर हम फाइल्स बना सकते हैं, चाहे तो टर्मिनल से बना सकते हैं, चाहे हम VS कोड से बना सकते हैं। तो कुछ फाइल्स बनाते हैं। लेट्स मेक अ फाइल कॉल्ड script.js। तो script.js नाम की हमने फाइल बना दी, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। एंड इसके अंदर हम चाहें तो अपना नॉर्मल कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं n = 5, एंड फिर हम एक लूप रन करते हैं let i = 0, i <n, i++। हर बार हम console.log करवाने वाले हैं हेलो, एंड उसके बाद अपना लेटर आई। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये सेव हमने कर लिया। अब हम इसे ब्राउजर से नहीं, अब हम इसे नोड से रन करेंगे। अगर हम किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को नोड से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा करेक्ट डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। करेक्ट डायरेक्टरी यानी जिस भी फोल्डर के अंदर, यानी ये हमारा बैकएंड का फोल्डर है, तो जिस भी फोल्डर के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखी हुई है जिसको हम रन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमें उसी फोल्डर के अंदर होना पड़ेगा। यानी हमें बैकएंड के अंदर की फाइल रन करनी है तो हमें बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर होना पड़ेगा, डायरेक्टरी के अंदर होना पड़ेगा। और अब हम रन करने के लिए अपनी कमांड लिख सकते हैं नोड, एंड फिर अपनी फाइल का नाम यानी script.js। जैसे हम एंटर करेंगे वैसे क्या होगा, हमारे लिए हमारा पूरा कोड रन कर जाएगा, यानी hello 0, hello 1, hello 2, एंड इस तरीके से 4 तक हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब हमें लास्ट में कुछ चेंज करना है, कुछ और प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज वी प्रिंट बाय, इसको कर लेते हैं सेव, एंड दोबारा से हम सेम कमांड रन करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास वापस से हमारी फाइल जो है उसका आंसर यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी फाइल बनानी होती है जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फाइल है, तो उन्हें हम रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रोसेस। अब जो नोड होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होती है जिसका नाम होता है प्रोसेस। ये ऑब्जेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट एंड कंट्रोल ओवर द करंट Node.js प्रोसेस। Node.js प्रोसेस यानी अभी जो काम चल रहा है Node.js के अंदर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। साथ के साथ उस इन्फॉर्मेशन में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो भी उसके लिए हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे स्पेशल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए। एंड इसके साथ साथ अगर हम वर्जन जैसी चीजें, अब करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी चल रही है उस तरीके की चीजें, या मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रोसेस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। प्रोसेस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली अपने नोड के अंदर जा सकते हैं। तो जब हम अपने REPL के अंदर जाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस लिखेंगे तो ये बड़ी सी ऑब्जेक्ट हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी जिसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, काफी सारी चीजें रिलेटेड टू आवर प्रोसेस आ गई। तो इस तरीके से यहाँ हमें काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हमें रिलीज की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, हमें वर्जन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ये हमारा वर्जन आ गया। एंड इसके अलावा कई सारे मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, तो डिफरेंट फंक्शंस एंड मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ रन करके देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें अपने प्रोसेस का वर्जन देखना है, एंटर किया तो ये हमारे पास वर्जन आ गया। प्रोसेस का वर्जन यानी अभी जो Node.js का प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन सा Node.js का वर्जन यूज हो रहा है वो हमारे पास आ गया। हम चाहे तो प्रोसेस के लिए उसका रिलीज भी देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं process.release, एंड इस तरीके से हमारे पास रिलीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम चाहें तो लिख सकते हैं process.current working directory, तो ये हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी, यानी वो डायरेक्टरी जिसके अंदर अभी हम हैं और जिसके अंदर भी Node.js का प्रोसेस चल रहा है। तो जो हमने नोड को खोला है ये हमने बैकएंड नाम के अपने फोल्डर के अंदर खोला है। अब इसी प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है argv, यानी हम process.argv लिखकर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम होता है कि हमें रिटर्न करता है एक एरे कंटेनिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पास व्हेन द Node.js प्रोसेस वाज लॉन्च्ड। इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट हमारे कोड के लिए इनपुट होते हैं। हमारी फाइल जब हम रन करते हैं तो उसको अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं। पर अभी ये आर्गुमेंट्स को हटाते हैं और अभी के लिए हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे process.argv को। जैसे इसको प्रिंट करवाया इस तरीके की कुछ चीज हमें दिखाई देगी। मतलब यहाँ मुझे पता चल रहा है ये एक एरे है
पर एरे के अंदर अभी एक सिंगल वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। तो जनरली जो हमारा नोड का रेपल होता है उसके अंदर हम process.argv को एक्सेस नहीं करते, तो इसको तो कर देते हैं एग्जिट एंड इसे कर देते हैं क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, अपने script.js के अंदर इतने पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम console.log करवाएंगे अपने process.argv को। अब यहाँ से रन करते हैं अपने कोड को, नोड script.js एंटर। तो इस तरीके से हमारी process.argv हमारे लिए प्रिंट हुई एंड इसके अंदर दो वैल्यूज हमारे पास हैं। एक वैल्यू ये शुरुआत में कुछ यूजर लोकल बिन नोड लिखा हुआ है और दूसरी वैल्यू में हमें क्या दिख रहा है, दूसरी वैल्यू में हमारी जो फाइल की लोकेशन है, यानी कहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा है वो हमें दिखाई दे रही है। तो बाय डिफॉल्ट process.argv में जब हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं अभी बताया जाएगा, पर जब हम कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करते, यानी नॉर्मली जब हम अपनी फाइल को रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। पर लेट्स सपोज कल को अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास कर दिया, आर्गुमेंट पास करने का मतलब है जैसे हम फंक्शंस को हम अपनी कुछ वैल्यूज पास करते हैं जिनको हम पैरामीटर्स कह देते हैं, वो फंक्शन की बॉडी में जाकर डेफिनेशन में हमारे आर्गुमेंट्स बन जाते हैं। वैसे ही जब हम किसी फाइल को रन करते हैं तो हम फाइल को भी कुछ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, वो आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज script.js को हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ हमने लिख दिया हेलो एंड उसके साथ हमने लिख दिया बाय। तो ये दो आर्गुमेंट्स हैं जिनको हम पास कर रहे हैं अपनी फाइल को रन करते टाइम। इसको जब हम एंटर करेंगे तो इस बार जब हमारा process.argv रन हुआ तो इस बार चार वैल्यूज प्रिंट हुई। चार में से शुरुआत वाली दो सेम है और बाद वाली दो के अंदर वो आर्गुमेंट्स हैं जो हमने पास किए थे अपने कोड को। हम चाहें तो इसे और आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जैसे इस बार हेलो, बाय, श्रद्धा, अपना कॉलेज, 52, इस तरीके से कई सारी वैल्यूज पास कर सकते हैं और ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे इस एरे के अंदर आ जाएंगी क्योंकि ये सारे हमारे आर्गुमेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब इन सारे आर्गुमेंट्स को अगर हमें अपनी कोड के अंदर यूज करना है तो कैसे करें, हम चाहें तो एक लूप लगा सकते हैं, फॉर int let i = 0, i less than process.argv, या यहाँ पर लिख देते हैं let arguments, ये हमारे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू process.argv। तो जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स हैं उनको हम एक आर्गुमेंट्स नाम के एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर लूप चला देंगे अपने आर्गुमेंट्स वाले एरे पर, लेंथ i++। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू वाली दो वैल्यूज को तो हम इग्नोर करें। अब वैसे दो वैल्यूज क्या होती हैं, इनमें से सबसे पहली वैल्यू है हमारा एग्जीक्यूटेबल पाथ फॉर नोड एंड दूसरी वैल्यू होती है हमारे लिए हमारी करंट, जिस फाइल को हम रन कर रहे हैं उस फाइल का पाथ। तो इन दो वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं और बाकी आर्गुमेंट्स पर फोकस करते हैं। तो हम इस लूप को शुरू कर सकते हैं 2 के साथ और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे जो script.js का प्रोग्राम है ये बहुत सारे लोगों के नाम इनपुट लेता है और हमें क्या करना है, उन सारे लोगों को हमें हेलो बोलना है। तो हम console.log कर सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू एंड फिर हम अपना नाम प्रिंट करवा देंगे विच इज args of i। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा कोड को। तो बेसिकली हमने 2 से लेकर argument.length तक अपने कोड को रन किया और हर बार हम console.log कर रहे हैं या फिर hello to सब लोगों को हम हेलो प्रिंट करवा रहे हैं जिन भी लोगों के नाम आर्गुमेंट में आएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे करते हैं क्लियर। हम अब नोड से रन करेंगे अपनी script.js को एंड इसके अंदर हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे। वी विल पास श्रद्धा, लेट्स सपोज हमने पास किया रजत, राहुल, नेहा, मनीषा, इस तरीके से 5 लोगों के रैंडम नाम हमने पास किए। इसको करेंगे एंटर, तो क्या हुआ, सबके लिए हमारे पास हेलो लिखकर आ गया। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल फाइल को, हमारे ओवरऑल कोड को कुछ स्पेशल वैल्यूज मिले जिनको वो यूज करे प्रोग्राम के अंदर थ्रू द यूजर, तो उन्हें एंटर करवाने के लिए जैसे हम ब्राउजर के अंदर अपने प्रॉम्प्ट्स को यूज करते थे, काइंड ऑफ वैसे ही हम यहाँ पर नोड के अंदर अपने आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं टू टेक सम वैल्यूज। तो उसके लिए हम process.argv इस स्पेशल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत स्पेशल चीज के बारे में जो है module.exports। तो module.exports एग्जैक्टली होता क्या है उसको समझने से पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो VS कोड के अंदर आएंगे और इसी बैकएंड वाली डायरेक्टरी के अंदर हम एक और नई फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसको हम नाम दे देंगे math.js। अब math.js के अंदर हम कई सारे मैथ रिलेटेड फंक्शंस को लिखने वाले हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया const, इसको हम कह देते हैं sum इज इक्वल टू, ये दो आर्गुमेंट्स लेगा a और b एंड ये फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा a + b। तो हमारे एरो फंक्शन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने सम बनाया वैसे ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन नाम से। मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा a मल्टीप्लाइड बाई b। इसके अलावा हम एक कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं g के नाम से। अब ये जो कॉन्स्ट g होगा, g की वैल्यू हम रखेंगे 9.8, तो एक कांस्टेंट g की वैल्यू हो गई। अब ये हो गई हमारी math.js फाइल। अब math.js के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं। हम चाहे तो एक और कांस्टेंट बना सकते हैं। लेट्स सपोज वी मेक अ कांस्टेंट कॉल्ड पाई की हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देंगे 3.14 एंड इस तरीके से मैथ रिलेटेड कुछ चीजें हमारी फाइल के अंदर है। अब लेट्स सपोज हमने मैथ रिलेटेड अभी तो 4 चीजें लिखी हैं पर हम बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हम यहाँ स्क्वायर का भी फंक्शन बना देते, क्यूब का भी बना देते, स्क्वायर रूट का भी बना देते, बहुत सारी चीजों का बना देते। अब हम चाहते हैं कि हम एक script.js फाइल के अंदर कुछ कोड लिखें। हम चाहते हैं ये जो कोड है यहाँ पर हमें सम को, मल्टीप्लिकेशन को, स्क्वायर को बार बार यूज करना है पर उनके फंक्शन हम बार बार नहीं बनाना चाहते क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने math.js में भी उन चीजों को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर script.js के अंदर दूसरी फाइल के फंक्शंस को हम कैसे यूज करें, दूसरी फाइल की प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करें, तो वो यूजेज के लिए हमारे पास एक स्पेशल चीज होती है नोड के अंदर विच इज module.exports। हम क्या कर सकते हैं, हम math.js के लास्ट में एक चीज लिख सकते हैं कॉल्ड module.exports। एंड module.exports क्या होगी, module.exports वैसे तो हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज या कोई मेथड्स अगर हमें किसी और दूसरी फाइल्स को भेजना चाहते हैं हम सेम डायरेक्टरी के अंदर तो वो हम भेज पाते हैं। लेकिन हम चाहें तो शुरुआत में से लेट्स सपोज वी मेक इट 1 2 3, तो अभी module.exports के अंदर 1 2 3 वैल्यू है। module.exports कहने का मतलब होता है कि ये जो math.js फाइल है ये अपनी दूसरी फाइल्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है और उस इन्फॉर्मेशन में क्या दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन में एक नंबर दे रही है 1 2 3। तो ये क्या एक्सपोर्ट कर रही है खुद से, ये खुद से एक्सपोर्ट कर रही है 1 2 3 वैल्यू को। तो इस math.js ने कुछ एक्सपोर्ट कर दिया। अब script.js को अगर math.js की कुछ वैल्यू यूज करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। हम सिंपली लिखते हैं const, तो इसको हम कह सकते हैं सम वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू रिक्वायर और उसके अंदर हम अपनी math.js का पाथ लिखते हैं। तो .js नहीं, हम सिंपली लिखते हैं ./math।
अब ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से ये होगा कि हमारी सेम डायरेक्टरी के अंदर, सेम डायरेक्टरी यानी हमारी बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर, तो डॉट स्लैश का यही मतलब है कि हम सेम डायरेक्टरी के अंदर की किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो डॉट स्लैश लिखने से पूरा फाइल का पाथ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि बैकएंड के अंदर ही मैथ नाम की फाइल है। तो बैकएंड के अंदर जो मैथ है उससे जो भी चीज एक्सपोर्ट हुई है उसको हमने रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर यानी हमें जरूरत है उस वैल्यू की, और उसे हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। और अब हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं अपनी सम वैल्यू को। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे कर लेंगे क्लियर। एंड अब हम रन कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस को। जैसे ही स्क्रिप्ट डॉट जेएस को रन किया हमारे पास आउटपुट में आ गया 1 2 3। ये 1 2 3 हमारे पास आउटपुट में कैसे आया, क्योंकि मैथ डॉट जेएस ने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से क्या एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे हमारे पास होता है एक्सपोर्ट यानी भेजना, क्या एक्सपोर्ट किया 1 2 3 वैल्यू एक्सपोर्ट की, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस ने उस वैल्यू को रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर यानी उसे जरूरत थी तो उसने इनपुट ले लिया, इंपोर्ट कर लिया उस वैल्यू को, और फिर उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, और अब हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो वो वैल्यू कहीं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर डिफाइन नहीं थी ना, वो वेरिएबल डिफाइन था, पर मैथ डॉट जेएस से उसने रिक्वायर कर लिया। अब कल को हम चाहें कि 1 2 3 की जगह हमें हेलो प्रिंट करवाना है, ये जो फाइल है हेलो एक्सपोर्ट कर रही है, तो वही हमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ से जो भी वैल्यू मैथ डॉट जेएस से आ रही है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। दोबारा कोड को रन करेंगे तो इस बार हमारे पास हेलो आ जाएगा, क्योंकि हमने हेलो को रिक्वायर किया था। अब लेट्स सपोज हमारा मैथ डॉट जेएस कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, जिस केसेस में फाइल्स कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करती और हम उन्हें रिक्वायर कर लेते हैं, उस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होता है, उस केस में हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट होती है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजता है, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट ही होती है। पर अगर एक्सप्लिसिटली हम चाहें तो उसे स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, नंबर भी बना सकते हैं, पर जनरल केसेस में जहां भी हमें कोड मिलेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी। अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमारी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होती है जो वो सारी चीजें कंटेन करती है जो एक फाइल अपनी दूसरी फाइल्स को भेजना चाहती है। और रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो इंक्लूड करता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट फाइल्स, यानी मॉड्यूल्स जो दूसरी फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको हम रिक्वायर कर सकते हैं, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमें सम, मल्टीप्लिकेशन, जी, पाई इस तरीके की वैल्यूज अगर भेजनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कई सारे तरीके हैं जिससे हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर ये सारी चीजें भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका होगा कि हम एक दूसरी ही ऑब्जेक्ट बना लें। लेट्स मेक अ ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सम को अपनी वैल्यू सम दे देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन को अपनी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, हम जी को अपनी वैल्यू जी दे देंगे, और हम पाई को अपनी वैल्यू पाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फाइनली हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को इक्वल कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के। तो ये क्या हुआ, अब मॉड्यूल क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, अब मॉड्यूल इस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये पूरी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इनकी जो वैल्यूज होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने मैथ नाम के एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर किया है मैथ नाम की फाइल से, एंड उस मैथ ऑब्जेक्ट को अब हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव कर लिया, नोट डॉट जेएस से रन करेंगे तो इस बार क्या प्रिंट हुआ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से हमारे पास जो मैथ आया उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई जिसमें एक सम नाम का फंक्शन है, जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन है, जिसमें एक जी नाम का कांस्टेंट है और एक पाई नाम का कांस्टेंट है। हम चाहें तो इसके फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट सम 2 and 2, तो 4 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। उसी तरीके से हम चाहें तो मैथ डॉट पाई लिख सकते हैं, तो हमारे पास पाई की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। सेव करेंगे, रन, तो पहले 4 आया, फिर हमारे पास पाई की वैल्यू आई। तो इस तरीके से दूसरी किसी फाइल के अंदर लिखे हुए फंक्शंस को हम अपनी इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी और जेएस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं जो सेम डायरेक्टरी के अंदर, सेम फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हो। एंड यहाँ पर तो वैसे बहुत बेसिक लग रहा होगा, पर जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे जब हम बैकएंड डेवलपमेंट को यूज करके अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें सारा का सारा कोड हम एक सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर नहीं लिखते, हम कोड को अलग अलग फाइल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी यूजर के लिए हमें साइन अप और लॉगिन का कोड लिखना है, और उसके साथ साथ यूजर की प्रोफाइल को चेंज करने का भी कोड लिखना है, तो दोनों कोड्स को हम अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कोड में मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। मॉड्यूलैरिटी यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर हम अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं, विच इज अ गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। अब ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट को बनाने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि हम डायरेक्टली क्या लिखें, हम डायरेक्टली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को इक्वल टू कर दें इस ऑब्जेक्ट के, तो ये भी बिल्कुल वैलिड तरीका होगा। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से आके दोबारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस को रन करते हैं तो सेम आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। एंड इसके अलावा एक और तरीका होता है, कमेंट आउट कर लेते हैं, हम सिंपली जब अपने सम को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सम, यानी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो होती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक सम नाम का फंक्शन बना दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरीके से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर कई सारे हम फंक्शंस एंड कई सारे कॉन्स्टेंट्स पास कर सकते हैं। तो दोबारा से कोड को रन करेंगे तो ये दोबारा से सेम आउटपुट हमें ला कर देगा। एंड इसी का एक और शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी जब हमें कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो मॉड्यूल को हटाकर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमने इस तरीके से सिर्फ एक्सपोर्ट्स लिख दिया और दोबारा से कोड को रन किया तो भी वो परफेक्टली रन करेगा। पर ये जो एक्सपोर्ट्स वाली चीज़ है इसको हम ऐसे नहीं यूज कर सकते। यानी अगर हम वापस से इन सारी चीज़ों को कर देते कमेंट आउट, और जैसे हम लिखते थे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 5, तो ये तो एक वैलिड स्टेटमेंट हो जाती थी। पर अगर हम चाहें कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 5 लिखें तो उस केस में हमें एरर मिल जाएगा। उस केस में एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्या है, इसको जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल वैल्यू की तरह, नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वाले एक्सपोर्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स को मॉड्यूल वाले एक्सपोर्ट्स की तरह तभी ट्रीट किया जाता है जब उसके एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने सीख लिया कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, हमारा रिक्वायर क्या होता है, और दोनों की हेल्प से एक मॉड्यूल यानी एक फाइल से हम दूसरी फाइल के अंदर किसी भी फंक्शन या प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब अभी तक हमने सीखा कि एक फाइल से हम दूसरी फाइल के अंदर अपने डेटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर हम कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी बैकएंड के अलावा हमारे पास एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है फ्रूट्स।
अब फ्रूट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट फ्रूट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो एक बार यहाँ इसे क्लियर कर लेते हैं और हम जाते हैं अपनी फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। और इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रूट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट फ्रूट्स की अलग अलग फाइल्स है, तो वो फाइल्स बना लेते हैं। हमारे पास एक apple.js नाम की फाइल है, हमारे पास एक banana.js नाम की फाइल है, एंड उसी तरीके से हमारे पास एक mango.js नाम की फाइल है, या इसे orange.js कर लेते हैं, orange.js नाम की फाइल है। तो हमारे पास 3 अलग अलग फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स के अंदर अलग अलग डेटा स्टोर होगा। जैसे apple.js के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो apple.js के अंदर तो बेसिकली apple.js क्या कर रहा है, apple.js एक फाइल है जो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है। तो module.export के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम में है एप्पल एंड कलर में स्टोर्ड है हमारे पास रेड। तो इस तरीके से ये अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है। उसी तरीके से math.js को यहाँ से हटा देते हैं, apple.js हो गई। banana.js भी अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है, इसके नेम में एक्सपोर्ट कर रही है बनाना और कलर में एक्सपोर्ट कर रही है येलो। इसको सेव कर लेते हैं। एंड उसी तरीके से orange.js एक फाइल है जो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है, नाम में एक्सपोर्ट कर रही है ऑरेंज और कलर में भी एक्सपोर्ट कर रही है ऑरेंज। तो इस तरीके से अलग अलग फाइल्स हैं जो अपने बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है उसे एक्सपोर्ट कर रही है। अब इन फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन है, फाइल्स की नहीं, इनफैक्ट इस फ्रूट्स नाम के पूरे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन, अगर ये script.js फाइल यूज करना चाहती है तो वो कैसे यूज करे। उसको यूज करने का तरीका होगा कि जिस भी डायरेक्टरी की हम इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं, जहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन, उसी डायरेक्टरी के अंदर हम एक स्पेशल फाइल क्रिएट करते हैं index.js नाम से। तो फ्रूट्स के अंदर हम एक index.js नाम की ये फाइल बनाएंगे और ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल बाकी सारी फाइल से सारी चीजें रिक्वायर करेगी। तो यहाँ चीजें रिक्वायर कर लेते हैं, const apple इज इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं ./apple से, एंड उसी तरीके से हम एक और लाइन लिख सकते हैं फॉर बनाना, कॉपी कर लेते हैं पेस्ट, एंड एक और लाइन लिख सकते हैं फॉर ऑरेंज, इसे भी कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। तो इसको सेव कर लिया। अब हम एक एरे बना सकते हैं फ्रूट्स नाम से, और फ्रूट्स नाम के एरे के अंदर हम सारे के सारे जो हमारे फ्रूट्स की वैल्यू है उसे सेव कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, इस फ्रूट्स नाम के एरे को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे module.exports इज इक्वल टू फ्रूट्स। तो index.js एक स्पेशल फाइल है, ये ऐसे ही हमने index.js इसका नाम नहीं लिखा, index.js ही हमेशा नाम होना चाहिए। और index.js हमारे फ्रूट्स के अंदर एक स्पेशल फाइल है जो बाकी सारी फाइल्स का डेटा रिक्वायर करती है, उसे कंबाइन करती है और उसे फिर एक्सपोर्ट करती है। और script.js के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, script.js के अंदर अब हमें रिक्वायर करना है, किसे रिक्वायर करना है, अब हमें पूरी डायरेक्टरी को रिक्वायर करना है, यानी फ्रूट्स के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रूट्स। तो हम फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसे फ्रूट्स नाम के कांस्टेंट के अंदर या इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर कर लेते हैं और हम सिंपली console.log किसे कराएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को हम console.log करवाएंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, फ्रूट्स बनाया, फ्रूट्स के अंदर हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने index.js के अंदर कंबाइन किया और वहां से हमने एक्सपोर्ट किया। अब script.js क्या कर रही है, script.js हमारी पूरी डायरेक्टरी को रिक्वायर कर रही है, ये किसी फाइल को रिक्वायर नहीं कर रही, ये ना ही इंडेक्स को रिक्वायर कर रही है, ये एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर को रिक्वायर कर रही है जिसका नाम है फ्रूट्स, और वहां से जो भी चीजें आएंगी उन सबको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ हम रन कर देते हैं, तो हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से फ्रूट से हम वापस जाते हैं अपने बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर जाकर हम नोड से script.js को रन करेंगे। यहाँ भी हमें ./ करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं सेव, क्लियर, एंड दोबारा से रन करते हैं। तो इस बार जब हमने script.js को रन किया, इवन दो यहाँ जो हमने नाम लिखा था ये कोई फाइल का नाम नहीं है, ये हमारी एक डायरेक्टरी का नाम है, पर वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। और ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक एरे है और ये हमारा वही एरे है जो index.js से पास हुआ था। तो जब भी हम किसी डायरेक्टरी को रिक्वायर करते हैं तो वो 2 स्टेप में काम करती है। सबसे पहला, जिस भी डायरेक्टरी को हमने लिखा है, जिस भी डायरेक्टरी को हमने रिक्वायर किया है, वो क्या करती है, उस डायरेक्टरी के अंदर रिक्वायर index.js नाम की फाइल ढूंढने की कोशिश करता है। और ये जो index.js नाम की फाइल होती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है फॉर दैट डायरेक्टरी। अगर आपने पहले C जैसी या C++ जैसी या फिर जावा जैसी लैंग्वेजेस सीखी हैं, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर एक मेन नाम का फंक्शन होता है और ये मेन फंक्शन क्या करता है, इसी मेन फंक्शन से सारा का सारा एग्जीक्यूशन काम करता है पूरे की पूरी फाइल का। तो ये मेन क्या होता है, हमारी C++ के लिए या जावा के लिए एंट्री पॉइंट होता है। तो वैसे ही जब हम रिक्वायर करते हैं तो index.js हमारा एंट्री पॉइंट होता है। रिक्वायर क्या बोलेगा, रिक्वायर बोलेगा अच्छा आपको इस पूरे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर मैं क्या करूंगा, एक फाइल के पास नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसके अंदर index.js को ढूंढूंगा। अगर index.js है तो जो इन्फॉर्मेशन index.js एक्सपोर्ट कर रही है, स्पेशल नाम है index.js, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिक्वायर करके दूंगा। तो वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो एक एरे है, और उस एरे के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमने स्टोर करवाई थी। अब हम चाहें तो इन्फॉर्मेशन में से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ 0 को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो 0 के अंदर नेम है एप्पल, और हम चाहें तो सिर्फ उसका नेम हमें प्रिंट करवाना है तो उसे प्रिंट करवाकर हम सिर्फ उसका नेम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं फ्रॉम। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं npm के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैकएंड के अंदर यानी Node.js के अंदर। npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर, यानी ये नोड के पैकेजेस का मैनेजर है। अब npm वैसे तो 2 चीजें हैं, जैसे npm की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर Node.js। सबसे पहला काम जो हमारे npm का होता है वो होता है दैट इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस। इवन दो एक लाइब्रेरी नहीं होती, बट इसको हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस। अब ये पैकेज क्या होता है, क्योंकि हम पैकेज मैनेजर की बात कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज किसी और का लिखा हुआ ऐसा कोड होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंटरनेट पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप किया, जैसे आपने कुछ एपीआईज को यूज करके या कुछ फंक्शन खुद का बना के कुछ इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम डेवलप किया, कुछ और डेवलप किया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक पैकेज बना सकते हैं। पैकेज यानी उसको एक तरीके से गिफ्ट रैप कर सकते हैं बाकी लोगों के यूजेज के लिए। तो अगर आपने कुछ यूजफुल बनाया तो उसे बाकी लोग भी यूज कर पाएंगे। अब उसे बाकी लोग यूज कैसे करें, उसको यूज करवाने का तरीका होता है हमारा नोड पैकेज मैनेजर। जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस की हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो npm बेसिकली हमारी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे यूजफुल पैकेजेस होते हैं। जब हम एक्सप्रेस जेएस की बात करते हैं, अभी हम
बैकएंड के अंदर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है और एक्सप्रेस को यूज करके ही हम अपना बैकएंड करते हैं, हम अपना सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। और या फिर अगर हमने रिएक्ट जेएस सुना होगा जो हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, तो रिएक्ट जेएस को भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो एक्सप्रेस जेएस और ये जो रिएक्ट जेएस जैसी चीजें होती हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे पैकेजेस ही होते हैं नोड के अंदर जो अवेलेबल होते हैं। यानी रिएक्ट जेएस एक्चुअल कोड है जो किसी और ने लिखा है, पर उसे बहुत सारे डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेस जेएस कोई कोड है जो किसी डेवलपर ने लिखा है, बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलकर लिखा है और उसे दूसरे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। तो ये पैकेजेस ही हैं जिनको हम बाद में यूज करते हैं। तो एनपीएम के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस या रिएक्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस है जिनको हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा, इसका और क्या फंक्शन है? दूसरा, हमारा एनपीएम एक कमांड लाइन टूल है। यानी ये हमारा ऐसा तरीका है जिससे हम कमांड लाइन के थ्रू अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पैकेज का हमें कौन सा वर्जन चाहिए। अगर हम रिएक्ट जेएस के साथ काम करें तो रिएक्ट जेएस के कौन से वर्जन के साथ हम काम करना चाहते हैं, किस वर्जन को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली उस पैकेज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट चेंज करने के लिए हम अपने इस कमांड लाइन टूल को यूज करेंगे। तो एनपीएम वो लाइब्रेरी है जहां से हमारे पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो हमारा कमांड लाइन टूल है जिसके थ्रू हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम एनपीएम की बात करते हैं तो ये नोड पैकेज मैनेजर है जिसके दो मेन काम है, उन पैकेजेस को स्टोर करवाना, उसकी एक लाइब्रेरी बना के रखना, और दूसरा कमांड लाइन टूल के थ्रू उन पैकेजेस को दूसरे डेवलपर्स को एक्सेस कराना, उन टूल्स को इंस्टॉल कराना, उन टूल्स के वर्जन्स को सेट करवाना और बाकी चीजें करना। अब इसके अलावा जो हमारा एनपीएम होता है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है नोड के साथ। इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने नोड इंस्टॉल किया तो एनपीएम हमारे पास होगा ही होगा। इसको वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम अपनी एनपीएम कमांड को रन कर सकते हैं और जैसे ही हम एनपीएम लिखेंगे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो वहां पर हमें इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एनपीएम के वर्जन हमें दिखाई दे रहे हैं और यूजफुल कमांड दिखाई दे रही है। जैसे एनपीएम को यूज करने के लिए हम लिखते हैं एनपीएम इस तरीके से, एंड बाद में अपनी किसी कमांड का नाम। और कौन कौन सी कमांड्स होती है एनपीएम के अंदर? हमारे पास इंस्टॉल कमांड होती है, हमारे पास टेस्ट कमांड होती है, हमारे पास रन कमांड होती है, हमारे पास हेल्प कमांड होती है, एंड इसके अलावा भी ये सारी की सारी कमांड्स हैं जो एनपीएम के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनमें से हम सारी की सारी यूजफुल कमांड्स को यूज करके देखेंगे। अब सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जिसको हमें सीखना है वो है इंस्टॉलिंग पैकेजेस। यानी अगर हमें किसी पैकेज को, दूसरे किसी डेवलपर ने अगर कोई कोड लिखा हुआ है, उस कोड को हम यूज करना चाहते हैं, जो हमने नहीं लिखा, तो किसी और का हमें यूज करना है, तो उस कोड को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन पैकेजेस को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं? इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हम अपना कमांड लिखते हैं npm इंस्टॉल और फिर अपने पैकेज का नाम। जैसे npm की अपनी एक वेबसाइट है, npm की ये वेबसाइट है npmjs.com। इस वेबसाइट के अंदर एक तो हम डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है npm इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री, ओपन सोर्स डेवलपर्स फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट यूज npm टू शेयर एंड बोरो पैकेजेस। तो आप चाहें तो एक बार हम अच्छे से डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो हम खुद के पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें दूसरे डेवलपर्स को दे सकते हैं। तो npm के अंदर एक ये हमारा सर्च का ऑप्शन होता है जहां से हम काफी सारे पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अपना एक रिएक्ट जेएस का पैकेज होगा, हम चाहें तो अपने रिएक्ट जेएस के पैकेज को यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेसेस। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि वीकली रिएक्ट जेएस को 19 मिलियन लोग डाउनलोड करते हैं। तो इतने डाउनलोड्स होते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं रिएक्ट को, एपीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बाद में जाकर जब हम एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे तो एक्सप्रेस को कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज एक्सप्रेस, उसको इंस्टॉल कैसे करना होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो ये तो हो गए हमारे बड़े बड़े पैकेजेस। जैसे एक्सप्रेस के लिए देखेंगे तो वीकली डाउनलोड्स एक्सप्रेस के लिए 26 मिलियन वीकली डाउनलोड्स होते हैं। तो ये ऐसे पैकेजेस हैं जो बहुत स्केल पे यूज किए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा चीजें सीखने के लिए थोड़े से कुछ बेसिक छोटे पैकेजेस के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे अपने फिगलेट का। फिगलेट क्या होता है? फिगलेट बेसिकली हमारे कमांड लाइन के ऊपर चीजों को प्रिंट करवाने का एक तरीका है, जिसमें हमारे डिफरेंट जो सिंबल्स होते हैं, जैसे स्लैश हो गया, जैसे डैश हो गए, इन सब की हेल्प से हम कमांड लाइन के ऊपर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं। तो उस टेक्स्ट को प्रिंट करवाने का कोड किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें क्या करना है? बस उसका पैकेज डाउनलोड करना है। तो उस पैकेज को, फिगलेट वाले पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखते हैं npm इंस्टॉल फिगलेट। अब यहाँ पर कई जगह जब हम npm के पैकेजेस देखेंगे तो इंस्टॉलेशन में हमें npm i दिखाई देगा कई जगह। तो i इज बेसिकली एन एलियस फॉर इंस्टॉल। यानी अगर हम बार कुछ बहुत सारे पैकेजेस हम इंस्टॉल करें, बार इंस्टॉल नहीं लिखना चाहते, तो उसकी जगह हम सिंपली i भी लिख सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन की हमारी कमांड है। इसको हम क्या करेंगे? हम एक स्पेसिफिक पैकेज के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर हमें इंस्टॉल कर देना है, हम एक स्पेसिफिक पैकेज के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो बैकएंड वाली जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाने वाले हैं। इसको हम नाम देंगे, इसको नाम दे देते हैं फिगलेट डायरेक्टरी, और सीडी कर लेते हैं अपनी फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर। तो क्लियर कर लेते हैं। अभी फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। यानी इसे हम खोलेंगे तो अभी इसके अंदर कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो इसी के अंदर हम अपने पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पैकेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि कौन से डायरेक्टरी के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर वो पैकेज इंस्टॉल किया जा रहा है, क्योंकि उस पैकेज का स्कोप उतना ही होता है, उसको हम वही यूज कर पाते हैं। तो फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे, हम लिखेंगे npm इंस्टॉल एंड फिगलेट, इसको करेंगे एंटर। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन चलेगा। हो सकता है आपका इंस्टॉलेशन थोड़े लंबे टाइम चले अगर हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो, और इसने कुछ चीजें हमारे लिए प्रिंट करवा दी है। अब जैसे ही फिगलेट को हमने इंस्टॉल किया, अब ls रन करेंगे। तो ls जैसे ही कमांड हमने रन की, हमारे पास 3 एडिशनल चीजें आ गई। एक हमारे पास नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी या फोल्डर है, एक हमारे पास package.json नाम की फाइल आई है, और एक package.lock.json नाम की फाइल आई है। तो जब भी हम npm पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, जनरली हमारे पास ये 3 चीजें आकर इंस्टॉल होती हैं। फिगलेट के अंदर नोड मॉड्यूल्स में जाए तो नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास एक फिगलेट नाम का फोल्डर होगा। फिगलेट नाम के फोल्डर के अंदर कई सारी चीजें होंगी। और फिगलेट से हम बाहर जाए तो इसके अंदर अपना एक package.lock.json नाम की चीज आई होगी। ये package.lock.json नाम की हमारे पास फाइल आई है जो इंस्टॉल हुई है। इस फाइल के अंदर कई सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा हमारे पास package.json नाम की फाइल आई है, इसके अंदर भी कई सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। तो एक बार समझते हैं कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अपनी नोड मॉड्यूल्स के बारे में।
नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर होता है जिसके अंदर कंटेन होती हैं इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसीज फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। यानी हमारा प्रोजेक्ट जिन जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जिन जिन चीज़ों के ऊपर, जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, कोड के ऊपर डिपेंड करता है, उनको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अपने कोड के अंदर अगर हमने किसी एपीआई को यूज़ किया तो वो एपीआई क्या बन जाएगी? वो एपीआई हमारी डिपेंडेंसी बन जाएगी, क्योंकि अगर वो एपीआई काम करना बंद कर गई तो हमारा कोड भी काम करना बंद कर जाएगा। तो वैसे ही हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स सपोज हम रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं और हमने जितना भी कोड लिखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट जेएस को यूज़ करके लिखा है, या बाद में जब हम एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करेंगे तो हमने एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके कोड लिखा है। अब कल को अगर एक्सप्रेस जेएस वहाँ से डिलीट हो जाता है या एक्सप्रेस जेएस के अंदर कुछ चेंज हो जाता है तो क्या होगा? तो हमारा कोड, हमारा प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देगा। तो ये रिएक्ट जेएस या एक्सप्रेस जेएस क्या बन गए? डिपेंडेंसी बन गए। तो जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो एक तरीके से हमारी डिपेंडेंसी बन जाते हैं, जिनको यूज़ करके हमारा प्रोजेक्ट काम करने वाले हैं। तो नोड मॉड्यूल क्या करता है? नोड मॉड्यूल्स हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है, मतलब हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक बिन दिख रहा है हमें और अभी फिगलेट दिख रहा है, क्योंकि फिगलेट क्या है? फिगलेट हमारी डिपेंडेंसी है। तो कभी भी नोड मॉड्यूल्स हमें खुद से नहीं बनाना होता। जब भी हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं नोड मॉड्यूल्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली बन जाता है। और हम जनरली नोड मॉड्यूल्स को डिलीट नहीं करते हैं, उन्हें तब डिलीट किया जाता है जब हम किसी और को अपना कोड भेज रहे होते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स को खुद जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर तब हमें डिलीट नहीं करना, ना ही इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसा नोड मॉड्यूल्स है हमें उसको वैसे करना होता है, उसे छेड़ना नहीं होता। अब इसके अलावा नोड मॉड्यूल्स के साथ दो और स्पेशल फाइल्स हमारे पास क्रिएट होती हैं जब भी पैकेज इंस्टॉल होता है। इसमें से एक फाइल होती है हमारी पैकेज लॉक डॉट जेसन। अब पैकेज लॉक डॉट जेसन इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी। यानी जिन भी डिपेंडेंसीज को, जिन भी पैकेजेस को हमने इंस्टॉल किया है उनका एग्जैक्ट वर्जन क्या है, उसका रिकॉर्ड यानी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी ये पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल स्टोर करवाती है। तो अब पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर जाएं तो इसके अंदर हमारी डायरेक्टरी का नाम स्टोर होगा, बेसिकली कई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। इसमें हमारी डिपेंडेंसी स्टोर होंगी। डिपेंडेंसीज के अंदर क्या स्टोर है कि हमारी पैकेजेस रिलेटेड डिपेंडेंसीज के अंदर एक डिपेंडेंसी हमारे पास फिगलेट जिसको हमने इंस्टॉल किया है। तो ऐसे ही इस डिपेंडेंसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि इस डिपेंडेंसी का क्या वर्जन है, रिजॉल्व करके कुछ है, इंटीग्रिटी करके कुछ है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी हमारे पास। तो ये हो गई हमारी पैकेज लॉक डॉट जेसन वाली फाइल। अभी के लिए हम पैकेज डॉट जेसन को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और इन दोनों फाइल्स को हमने समझ लिया कि नोड मॉड्यूल्स हमारे लिए सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके रखा है उसने, और पैकेज लॉक डॉट जेसन ने उन डिपेंडेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंस्टॉल करके रखी है। इसके अलावा डिपेंडेंसी की भी अगर कोई सब डिपेंडेंसी है, जैसे लेट्स सपोज किसी ने अगर फिगलेट बनाया तो फिगलेट के अंदर भी अगर कुछ और यूज हुआ है, फिगलेट को एक्सप्रेस डॉट जेएस से अगर यूज करके बनाया होता तो क्या होता? एक्सप्रेस डॉट जेएस भी साथ में इंस्टॉल होता, क्योंकि फिगलेट को काम करने के लिए एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस को काम करने के लिए अगर कुछ और चाहिए तो वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड होती हैं एक साथ, और उन सभी डिपेंडेंसीज यानी सब डिपेंडेंसीज के भी वर्जन हमारे पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये तो हो गया कि जब भी हमने किसी चीज को इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल कैसे हुई। अब अगर हमें इस फिगलेट मॉड्यूल को यूज करना है तो उसके लिए फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर ही हम एक फाइल बनाएंगे index.js नाम से, और इस index.js के अंदर हम अपनी फिगलेट को यूज करेंगे। अब फिगलेट को यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें npm पे मिल जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिगलेट को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो उसे रिक्वायर कर लेते हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल फिगलेट के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे रिक्वायर करके किसी फिगलेट को। अब जब भी हम पैकेजेस को रिक्वायर करते हैं उसके लिए हमें डॉट स्लैश नहीं लिखना पड़ता, उसके लिए सिंपली हम अपने पैकेज का नाम लिख सकते हैं। इसे हमने रिक्वायर कर लिया और अब इसका ये जो कोड है इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कर लिया हमने कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरीके से हमारा कोड हमारे पास आ गया। थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारा कोड हमारे पास आ गया, इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ से फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर अभी हम हैं और यहाँ से रन करेंगे नोड index.js अपनी फाइल को। तो क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड यहाँ पर फिगलेट फॉर्म में हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट में हमने हेलो वर्ल्ड दिया था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आया। यहीं पर टेक्स्ट में अगर हम अपना कॉलेज दे देते हैं, स्पेस हटा देते हैं, सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, तो इस बार क्या प्रिंट होकर आया? इस बार अपना कॉलेज प्रिंट होकर आया। अगर यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूँ, लेट्स सपोज आई गिव श्रद्धा, सेव एंड रन, तो मेरा नाम श्रद्धा प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से आप भी टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना नाम आपको प्रिंट करवा कर एक बार देखना है वो अपीयर होता है। तो बेसिकली फिगलेट क्या करती है? फिगलेट हमारी जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से टेक्स्ट को प्रिंट करती है ऑन आर कमांड लाइन। तो ये काम होता है फिगलेट का। ये किसी ने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, हम बस उस कोड को रिक्वायर कर रहे हैं और बस उस कोड को हम यूज कर रहे हैं जैसे हमें बताया गया है डॉक्यूमेंटेशन में कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये तरीका होता है npm पैकेजेस को इंस्टॉल करने का और उन्हें यूज करने का। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी पैकेज डॉट जेसन के बारे में। तो जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल होता है कई सारी चीजें वहां पर साथ में इंस्टॉल हो रही होती हैं। हमारा नोड मॉड्यूल्स आता है, हमारा पैकेज लॉक डॉट जेसन आता है, पर इसमें से सबसे स्पेशल फाइल जो आती है वो हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल होती है। और ये प्रोजेक्ट के लिए जब भी हम नोड यूज कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। इस फाइल के अंदर क्या होता है? अब जो हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है ये काफी सिमिलर होती है पैकेज लॉक डॉट जेसन से, पर इस फाइल के अंदर डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल मेटा डेटा होता है अबाउट अ प्रोजेक्ट। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट। ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे वर्जन हो गया या जैसे डिपेंडेंसीज होगी, जैसे रिलीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, या प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, प्रोजेक्ट के पास किसका लाइसेंस है, इस तरीके की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें दिख रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पास MIT का लाइसेंस है, इसका कौन सा वर्जन है, इस प्रोजेक्ट को जिसने भी बनाया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर प्रोजेक्ट के अंदर होगी। वैसे ही हम जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें भी अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे हमारा नाम हो गया, जैसे वर्जन हो गया, जैसे डिपेंडेंसीज होगी। तो पैकेज डॉट जेसन का काम होता है कि ये फंक्शनल मेटा डेटा और डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट आवर प्रोजेक्ट। अब इसका यूज क्या है? यूज इसका ये है कि लेट्स सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब इस प्रोजेक्ट को हम किसी और डेवलपर को या अपने किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हमें नोड मॉड्यूल्स वाली ये जो फोल्डर है इसे किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है। यानी पैकेज डॉट जेसन को ऑलरेडी पता होगा क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, तो वो जाकर कभी भी अगर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है और नोड मॉड्यूल्स नहीं है, मान लेते हैं नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गया, तो कभी भी जाकर हम नोड मॉड्यूल्स को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं और हमें ऑलरेडी पता होगा किस किस चीज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन के अंदर सेव होगी। ऐसे ही कल को अगर हम गिटहब के ऊपर अपना कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना चाहते हैं जिसके अंदर हम नोड को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनको हमने यूज किया है, तो गिटहब के ऊपर जब हम प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे तो सिर्फ हम पैकेज डॉट जेसन को अपलोड करेंगे, हम नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को अपलोड नहीं
करेंगे। तो कोई और अगर हमारे प्रोजेक्ट को फॉर्क करता है या कभी जाकर हमें भी क्लोन करना होता है प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर हमें नोड मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैकेज.जेसन की जरूरत है और पैकेज.जेसन की हेल्प से हम नोड मॉड्यूल्स को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? लेट्स सपोज गलती से ये मुझसे डिलीट हो गया, इसे मूव कर देते हैं, यानी नोड मॉड्यूल्स डिलीट ही हो गया कंप्लीटली। तो क्या हुआ, सारी की सारी डिपेंडेंसीज हट गई। अब अगर मैं अपने कोड को रन कराऊं तो मेरे पास एरर आएगा। एरर ये आएगा कि वो उसे फिगलेट नाम का मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा जिसकी हेल्प से हम अपना index.js का ये कोड रन करेंगे। तो अब इन एरर से बचने के लिए मुझे नोड मॉड्यूल्स को वापस लेकर आना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स को वापस लाने के लिए अगर मेरे पास पैकेज.जेसन है तो उन्हें बहुत जल्दी वापस लाया जा सकता है। जैसे अभी जो मेरा फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर पैकेज.जेसन है उसके अंदर डिपेंडेंसी स्टोर्ड है। क्या डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी है कि ये फिगलेट नाम की एक पैकेज यूज कर रहा है जिसका ये वाला वर्जन हमें चाहिए। तो जब भी हमारे पास पैकेज.जेसन होता है हम सिंपली कर सकते हैं npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करता है? सिर्फ npm इंस्टॉल, किसी भी पैकेज का नाम नहीं लेना, सिर्फ npm इंस्टॉल पैकेज.जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी उन सबको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। जैसे ही इसे एंटर करेंगे ये क्या करेगा, दोबारा से इसने चीजें इंस्टॉल कर दी और ये नोड मॉड्यूल्स को वापस लेकर आ गया। अब हम चाहें तो अपने कोड को रन कर सकते हैं और वो कोड अच्छे से अब रन करेगा। तो ये काम होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है पैकेज.जेसन की। अगर हमारे पास पैकेज.जेसन है तो हमें नोड मॉड्यूल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हम कभी भी कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। अब जनरली अगर हम खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बैकएंड के अंदर हम एक नई डायरेक्टरी बनाने वाले हैं, तो मेक डायरेक्टरी, इसको हम कह देते हैं माई प्रोजेक्ट। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हम लेट्स सपोज अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसको कर देते हैं एंटर, तो माई प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखना हमें शुरू हो जाएगा। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हम ट्रवर्स करके जाएंगे, लेट्स गो टू माई प्रोजेक्ट। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को लिखना स्टार्ट करना है। तो प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर अगर हम नोड को यूज करना चाहते हैं तो हम खुद का सबसे पहले पैकेज.जेसन बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी के लिए उसका पैकेज.जेसन बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं npm init। npm init से क्या होगा? init यानी इनिशियलाइज। तो npm की हेल्प से हम एक पैकेज.जेसन को इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको करेंगे एंटर, तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है क्या अपने पैकेज का आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट माई प्रोजेक्ट जो हमारी डायरेक्टरी का नाम है वही हम अपने पैकेज का नाम रखना चाहते हैं, तो इसको कर देंगे एंटर। एंटर किया, वर्जन पूछ रहा है, हम अपना वर्जन 1 ही रखना चाहते हैं, एंटर किया। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या इस तरीके का कुछ। लेट्स ऐड दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको कर देंगे एंटर। अब एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, एंट्री पॉइंट यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आपके इस प्रोजेक्ट को यूज करेगा तो उसे कौन सा एंट्री पॉइंट यूज करना है, तो उसके लिए हम index.js यूज करेंगे, एंटर करेंगे, टेस्ट कमांड एंटर। तो इन सबको हम एंटर करने वाले हैं। लास्ट में हमसे ऑथर पूछेगा, हम चाहे तो इसे भी खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऑथर में जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजुअली हम अपना ही नाम लिखते हैं कि ऑथर कौन है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला हमें। दोबारा एंटर कर देंगे। लाइसेंस, अगर हमारे पास कोई लाइसेंस है, लाइसेंस प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो वो हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम सीधा एंटर कर सकते हैं और सिंपली इज दिस ओके में लास्ट में भी हम एंटर कर देंगे। तो ये हमने पूरा प्रोसेस गो थ्रू कर लिया और हमारे लिए माई प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक पैकेज.जेसन क्रिएट हो गया। इस पैकेज.जेसन के अंदर हमारे पैकेज का नाम आ जाएगा, जो वर्जन हमने बाय डिफॉल्ट इसको दिया था वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट वो आ जाएगा, मेन फाइल आ जाएगी, इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये हमारा नाम आ जाएगा एज एन ऑथर। तो इस तरीके से हमने खुद की अपनी पैकेज.जेसन बना ली जिसको क्रिएट करके हम अपनी फाइल या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा इस पैकेज.जेसन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कल को माई प्रोजेक्ट के अंदर हम दोबारा फिगलेट या किसी और पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल। हमने यहाँ पर लिख दिया फिगलेट और इसे हम कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, इसे हम माई प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको हमने कर दिया एंटर। तो क्या हो गया, फिगलेट इंस्टॉल हो गया। तो माई प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, पैकेज.जेसन आ गया, पैकेज.जेसन आ गया। अब हम नोटिस करेंगे कि हमारा यही पुराना पैकेज.जेसन है जिसके अंदर चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुआ है? बस इसके अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है फिगलेट नाम से। कल को हम चाहें तो दूसरे कोई पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी सारे यहीं पर ऐड हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक पैकेज होता है npm के अंदर, इसको सर्च करते हैं, गिव मी अ जोक नाम का एक पैकेज होता है जो हमें एक जोक लाकर रिटर्न करता है। दिस पैकेज इज कॉल्ड गिव मी अ जोक, तो ये नाम होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं गिव मी अ जोक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं npm इंस्टॉल एंड गिव मी अ जोक, एंटर किया तो माई प्रोजेक्ट के अंदर एक और हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया एंड कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके की वार्निंग्स अगर आपके पास आती है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिकली दिखा रहे कुछ कुछ चीज़ें डेप्रिकेट हो गई हैं, मतलब वर्जन उनका चेंज हो गया, पुरानी हो गई हैं वो चीज़ें, तो इसको हमें फिक्स करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं पैकेजेस के। तो जैसे ही इंस्टॉल हुआ यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर, यहाँ पर पैकेज.जेसन के अंदर एक तो हमारे पास नई डिपेंडेंसी ऐड हो गई गिव मी अ जोक की एंड उसका वर्जन, उसके साथ नोड मॉड्यूल्स के अंदर और कई सारे मॉड्यूल्स हमारे पास इंस्टॉल होकर आ गए होंगे। इनमें से एक मॉड्यूल होगा गिव मी अ जोक नाम से, ये रहा हमारा गिव मी अ जोक। गिव मी अ जोक के पास अपना खुद का एक पैकेज.जेसन है और ये पैकेज.जेसन क्या बताता है, गिव मी अ जोक की डिपेंडेंसीज बताता है। और गिव मी अ जोक की क्या डिपेंडेंसीज है, एक्सियोस लाइब्रेरी जिसको हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है एंड रिक्वेस्ट नाम का पैकेज। तो हम देखेंगे कि ये जो सब डिपेंडेंसीज हैं एक्सियोस और रिक्वेस्ट ये भी इंस्टॉल हुई है। जाकर हम देखेंगे तो एक्सियोस भी इंस्टॉल हुई है एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो रिक्वेस्ट भी इंस्टॉल हुई है और फिर रिक्वेस्ट की भी अपनी कुछ सब डिपेंडेंसीज होंगी। ये सारी डिपेंडेंसीज है रिक्वेस्ट की जो जाके इंस्टॉल हुई है। तो बेसिकली जब हमने गिव मी अ जोक को इंस्टॉल किया तो बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होगी जो सारी एक दूसरे की सब डिपेंडेंसीज है। तो इस तरीके से जब भी हम नए नए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पैकेज.जेसन के अंदर जाती है। और कभी भी अगर हमें किसी को अपना कोड देना होता है या गिटहब के ऊपर पुश करना होता है तो नोड मॉड्यूल्स को हम कभी पुश नहीं करते, हम सिर्फ पैकेज.जेसन को पुश करते हैं और दूसरे लोग चाहे तो नोड मॉड्यूल्स को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल से। और हमें भी किसी का कोड मिलेगा तो वहां पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पैकेज.जेसन है तो वहां से हमारी डिपेंडेंसीज जनरली इंस्टॉल की जा सकती है।
अब अभी तक जो हम अपने नोड पैकेजेस को इंस्टॉल करते आए हैं उनको हम इंस्टॉल करते थे लोकली। लोकली कहने का मतलब है कि जिस फोल्डर के अंदर हमने पैकेज को इंस्टॉल किया सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर हम उस पैकेज को यूज कर सकते हैं, उससे बाहर हम पैकेज को यूज करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे हमने अपने फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर अपने फिगलेट को इंस्टॉल किया था, अब वापस से क्या करेंगे, एक बार बैकेंड के अंदर आ जाते हैं और बैकेंड के अंदर आकर अगर हम फिगलेट को लिखेंगे या फिगलेट को यूज करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास एक एरर आएगा। जैसे लेट्स सपोज जो कोड हमने फिगलेट डायरेक्टरी की index.js के अंदर लिखा था रिक्वायर करने का, इन चीजें यूज करने का, वही सेम कोड हम बैकेंड के अंदर script.js के अंदर लिख देते हैं। script.js के अंदर हमने फिगलेट को रिक्वायर किया एंड फिर उसे हम यूज कर रहे हैं, और जब हम रन करेंगे नोड script.js को तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा कि नॉट फाइंड मॉड्यूल फिगलेट, यानी जो मॉड्यूल्स जो पैकेजेस जिस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होते हैं वो सिर्फ वहीं पर यूज हो सकते हैं। तो ये होता है लोकल इंस्टॉलेशन, एंड लोकल इंस्टॉलेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस। हम जब भी अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे कोशिश करेंगे उन्हें लोकली ही हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वही अच्छा तरीका है चीज़ों को यूज करने का। बट एक और पैरेलल तरीका भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस आपको बताने के लिए है कि हम पैकेजेस को चाहें तो ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ ये -g वाला फ्लैग ऐड करना होता है, -g यानी ग्लोबल। तो हम npm इंस्टॉल जब लिखते हैं उसके बाद हम -g लिख सकते हैं और फिर अपने पैकेज का नाम, तो फिर वो पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो किसी भी पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सपोज हम बैकेंड पर हैं और अब हम इस पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, तो हम अपनी कमांड रन करेंगे sudo chown -r user/local एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं /lib/node modules। इसको करेंगे एंटर, एंड जैसे ही एंटर किया, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम अगर इस कमांड को रन करें तो आपसे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट आए कि आपको अपने सिस्टम का पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा या थंबप्रिंट लगाना पड़ेगा, तो उस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। तो हम परमिशन दे रहे हैं बेसिकली अपने सिस्टम को कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ट्रीट करे, तो अब एडमिन या रूट यूजर की तरह में ट्रीट किया जा रहा है। और अब हम दोबारा से रन कर सकते हैं npm install -g figlet। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही अब हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो ग्लोबल लेवल पर हो गया और अब हम फिगलेट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस बार जब हम रन करेंगे नोड script.js तो यहाँ पर डायरेक्टली हम फिगलेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, यानी script.js के अंदर अभी भी दिखा रहे हैं कि नॉट फाइंड मॉड्यूल फिगलेट। इसका रीजन ये है कि अगर हमने ग्लोबल लेवल को किसी पैकेज को इंस्टॉल भी कर लिया पर फिर भी उसको यूज करने से पहले हमें उस पैकेज को लिंक करना पड़ता है, तो हमें रन करना पड़ता है npm लिंक और फिर अपने पैकेज का नाम। तो इसे क्लियर कर लेते हैं, यहाँ हम रन करेंगे npm लिंक और फिर अपने पैकेज का नाम यानी फिगलेट, एंटर। तो ये क्या हो गया, पैकेज लिंक हो गया अब हमारे बैकेंड से। तो अभी ये जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है ये हमारे सिस्टम से ही यहाँ पर आया, ये इंटरनेट से यहाँ पर नहीं आया। अब दोबारा से हम अपनी फाइल को रन कर सकते हैं node_script.js। तो इस बार हमारी स्क्रिप्ट रन कर रही है डायरेक्टली थ्रू आवर script.js इन आवर बैकेंड डायरेक्टरी। तो इस तरीके से पैकेजेस को हम ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर वो एडवाइजेबल नहीं है। जब भी हम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे जनरली मैक्सिमम केसेस में उन्हें हम लोकली ही इंस्टॉल कर रहे होंगे। अब हम एक और स्पेशल चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है हमारे पास इंपोर्ट। अब पहले जनरली हम सिर्फ रिक्वायर को यूज करते थे, फिर हमारे पास ES6 आई यानी जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक नया वर्जन। जब ES6 हमारे पास आई तो हमारे पास एरो फंक्शंस जैसी चीजें आई। तो जैसे हमने एरो फंक्शंस को पढ़ते टाइम बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में पहले कोई एरो फंक्शंस नहीं होते थे, पर एरो फंक्शंस हमारे पास ES6 वाले वर्जन में आए। तो वैसे ES6 वाला जो वर्जन है वो हमारे लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए, जिसमें से एक था इंपोर्ट। जिससे पहले चीजें जो हमारी फाइल्स होती थी या जो पैकेजेस होते थे वो सिर्फ रिक्वायर होते थे। उसके बाद अब जो पैकेजेस होते हैं काफी सारे पैकेजेस रिक्वायर की जगह उनको यूज करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। किसी भी पैकेज को रिक्वायर कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं किसी भी पैकेज को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहीं पर हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पर हैं बैकेंड में हम अपनी math.js के अंदर है। अब math.js के अंदर कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपना एक सम डिफाइन किया हुआ है, इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ हमने अपना एक कांस्टेंट g डिफाइन किया है और एक कांस्टेंट पाई डिफाइन किया है। अब हम चाहते हैं इन सारी चीजों को हम script.js के अंदर यूज करें, पर हम रिक्वायर नहीं यूज करेंगे। हम इन सारी चीजों को यूज करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अब एक और स्पेशल बात, हम अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में या तो सारी चीजें सिर्फ रिक्वायर करते हैं या सारी चीजें सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। दोनों को एक साथ हम कभी यूज नहीं करते। ऐसा नहीं आधी चीजों को हमने रिक्वायर कर लिया, आधी चीजों को हम इंपोर्ट कर लिया। हमें अच्छा कोड लिखना है तो सारी चीजों को या तो हम इंपोर्ट करते हैं या सारी चीजों को हम रिक्वायर करते हैं। तो रिक्वायर हमें बिल्कुल भी नहीं करना किसी चीज को, तो पूरा रिक्वायर का कोड हमें हटा देना है और चीजों को हम इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जिस भी फंक्शन या जिस भी कीवर्ड को हमें एक्सपोर्ट करना है उसके सामने हम सिर्फ एक एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये export.modules की जगह नहीं है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारा एक एक्चुअल कीवर्ड होने वाला है। यहाँ भी हमने लिख दिया एक्सपोर्ट, यहाँ भी हमने लिख दिया एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें अब इंडिविजुअली एक्सपोर्ट होंगी, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक्सपोर्ट नहीं होंगी, सारी चीजें इंडिविजुअली एक्सपोर्ट होंगी। अब script.js के अंदर अगर हमें चीजें इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट एंड उसके बाद लिखते हैं क्या क्या हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट हमें चॉइस देता है कि हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं। रिक्वायर के अंदर जनरली सारी चीजें आ जाती हैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट या एज अ सिंगल एंटिटी। इंपोर्ट के अंदर हम इंडिविजुअली चूज कर सकते हैं कि हम सम को इंपोर्ट करना चाहते हैं और हम पाई को इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज दो ही चीजें हमें इंपोर्ट करनी है और फिर हम लिखते हैं फ्रॉम कि हम कहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं एंड उसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। तो जैसे रिक्वायर में हम सिर्फ ./math लिखते थे, यहाँ पर हमें math.js यानी अपना पूरा फाइल का नाम लिखना पड़ता है। तो ये होती है हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट को हम ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यानी अभी अगर हम सिर्फ इतना लिख देंगे और फिर लेट्स सपोज हम लिखने लग जाए console.log sum of 1 and 2। अब अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं यानी math.js से हमने एक्सपोर्ट कर लिया सम को, script.js में हमने इंपोर्ट कर लिया सम को और अब हम सम को यूज कर रहे हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। जब हम रन करेंगे तो हमारे पास अभी एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा, यानी एरर है, वार्निंग है, सारी चीजें। टू लोड एन ES मॉड्यूल सेट टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल इन द package.json और यूज द .mjs एक्सटेंशन। यानी ये कह रहा है कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखने से आप चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसकी जो package.json फाइल है, यानी बैकेंड डायरेक्टरी के अंदर एक package.json फाइल होनी चाहिए और उस फाइल के अंदर हमें ये लिखना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए npm init कर लेते हैं, यानी package.json पहले बना लेते हैं। तो इसको बनाएंगे, पैकेज का नाम बैकेंड, सारी चीजें हम सेम रखने वाले हैं। लास्ट में ऑथर में लेट मी राइट श्रद्धा खापरा, एंटर।
तो इस तरीके से हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन आ गई। अब इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे टाइप और टाइप के अंदर हम वैल्यू लिखने वाले हैं मॉड्यूल। तो ये लाइन हमें हमेशा पैकेज डॉट जेसन के अंदर ऐड करनी पड़ेगी उस डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर आकर हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे। स्क्रिप्ट को रन करने के लिए रन किया एंड अब सम वाला फंक्शन काम कर रहा है। 1 + 2 का सम हमारे पास 3 आ रहा है। हम चाहें तो सिंपली पाई को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने पाई को प्रिंट करवाया, तो इस तरीके से हमारी पाई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो इंपोर्ट को करने का तरीका क्या होता है, हम सिंपली लिखते हैं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम आवर फाइल। और इंपोर्ट को करने से पहले हमें उन चीजों को एक्सपोर्ट भी करना होता है अपनी फाइल से, प्लस अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें टाइप को डिफाइन करना होता है एज अ मॉड्यूल। अब रिक्वायर और इंपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक तो यही बेसिक डिफरेंस है कि रिक्वायर पुराना है, इंपोर्ट थोड़ा सा नया तरीका है। वैसे यूज हम दोनों को ही कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्टिवली लोड ओनली द पीसेस वी नीड विद रिक्वायर। यानी रिक्वायर जब हम करते हैं तो हमें पूरी फाइल को चूज करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरी फाइल का डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए। वो वाली चीज रिक्वायर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, पर वो ऑप्शन हमारे पास इंपोर्ट में अवेलेबल होता है कि हम सेलेक्टिवली लोड कर सकते हैं ओनली द पीसेस वी नीड व्हिच कैन सेव मेमोरी। हो सकता है एक फाइल के अंदर हजारों लाइनों कोड लिखी हूं और बहुत सारे फंक्शंस लिखे हूं और हमें सारे फंक्शंस चाहिए नहीं, हमें तो सिंगल फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए रिक्वायर में तो हमें पूरे सारी चीजें लेनी पड़ेंगी जो मेमोरी वाइज एफिशिएंट चीज नहीं है, पर इंपोर्ट से हम वो सिंगल फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये, लोडिंग इज सिंक्रोनस फॉर रिक्वायर। यानी रिक्वायर में जिस सीक्वेंस में चीजें लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में पहले चीजें लोड होंगी, पर इंपोर्ट एसिंक्रोनस है। यानी अगर हमने 3-4 मॉड्यूल लिखे हैं तो उसमें से हो सकता है बाद वाला मॉड्यूल अगर पहले अवेलेबल है तो वो पहले इंपोर्ट हो जाए। तो इस तरीके से बेटर मैनेजमेंट हमारे पास होता है कोड का। तो फीचर वाइज इंपोर्ट इज रिलेटिवली बेटर देन रिक्वायर, और दोनों में से हम प्रेफर करेंगे कि जब भी हमें यूज करना है हम एक ही को यूज करें। अब जैसे हमने फाइल्स को रिक्वायर किया था और हमने पैकेजेस को रिक्वायर किया था, वैसे ही हम फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एनपीएम के कई सारे पैकेजेस होते हैं जिनको रिक्वायर नहीं करना होता, जिनको इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम एक पैकेज सर्च करेंगे रैंडम वर्ड्स के नाम से। तो रैंडम वर्ड्स वाला पैकेज क्या करता है, रैंडम वर्ड्स वाला पैकेज हमारे लिए रैंडम वर्ड्स को जनरेट करता है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं npm install random words। तो बैकएंड के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे रैंडम वर्ड्स, एंटर किया तो ये हमारे लिए इंस्टॉल होकर आ गया। यहाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास रैंडम वर्ड्स आ गया है। अब रैंडम वर्ड्स को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ दिखाए कि हम रैंडम वर्ड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो रैंडम वर्ड्स में से हम जनरेट एंड काउंट दो चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट में हम ये चीज लिखते हैं। हम काउंट को नहीं इंपोर्ट करना चाहते, सिर्फ जनरेट को इंपोर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंपोर्ट जनरेट फ्रॉम रैंडम वर्ड्स। तो जैसे मल्टीपल फाइल्स को भी रिक्वायर किया जा सकता है, वैसे मल्टीपल चीजों को हम एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, हमने टाइप मॉड्यूल जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड अब इसे यूज करेंगे। यूज करने के लिए हमें सिंपली लिखना होता है जनरेट। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, इस पाई को यहाँ से हटा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करके हम अपने जनरेट फंक्शन को जिसको हमने इंपोर्ट किया रैंडम वर्ड से, इसको यूज करने वाले हैं। तो लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया तो हमारे पास एक रैंडम वर्ड जनरेट होकर आ गया। दोबारा एंटर करेंगे, एयर आ गया जनरेट होकर, दोबारा एंटर करेंगे एक और रैंडम वर्ड। तो इस तरीके से रैंडम वर्ड हमारे पास जनरेट होकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से पैकेजेस को इंपोर्ट भी किया जा सकता है, पैकेजेस को रिक्वायर भी किया जा सकता है। तो अभी तक हमने नोड के बारे में, एनपीएम के बारे में, उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें सीख ली हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपने बड़े पैकेज की बात करेंगे विच इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस.js। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेस के बारे में। एक्सप्रेस के बारे में पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी होती है हमारी एक कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड एंड फ्रेमवर्क भी होता है अ सेट ऑफ प्री रिटन कोड। यानी दोनों ही ऐसे कोड होते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, जो किसी और ने हमारे लिए लिखे हैं और जिसको हम यूज करते हैं। पर इनमें कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लाइब्रेरी हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम आता है। लाइब्रेरीज जनरली हमारा अगर बड़ा सा कोड होता है तो उसमें एक छोटा काम करने के लिए लिखी जाती है। जैसे हमारी एक्सियोस जिसको हमने यूज किया था एपीआई रिक्वेस्ट के लिए, वो एक लाइब्रेरी है। उसका काम है कि वो एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करती है। जबकि फ्रेमवर्क्स हमारे ओवरऑल कोड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। यानी फ्रेमवर्क्स हमारी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए उस चीज को डिफाइन करने के काम आते हैं। तो जैसे एक्सप्रेस हो गया जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा एक फ्रेमवर्क है। वैसे तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क थोड़ी सी इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है, पर इन दोनों के बीच में खास डिफरेंस यही होता है कि लाइब्रेरी कोड के किसी छोटे पार्ट को कंट्रोल करने के काम आती है, किसी छोटे पार्ट को कंप्लीट करने के काम आती है और उसे हम अपने ओवरऑल कोड के अंदर, ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर फिट इन करते हैं। जबकि फ्रेमवर्क्स हमारे ओवरऑल कोड स्ट्रक्चर को, वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल की अगर बात करें तो लाइब्रेरीज में हमारे ऊपर टोटल कंट्रोल होता है कि हम लाइब्रेरीज को कहां पर यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं। जबकि फ्रेमवर्क्स में काफी सारा कंट्रोल फ्रेमवर्क के ऊपर होता है कि किस तरीके से कोड लिखा जाना चाहिए। तो हम जब एक्सप्रेस की बात करेंगे, एक्सप्रेस हमारा एक फ्रेमवर्क है। अब एक्सप्रेस पर आ जाते हैं। एक्सप्रेस हमारा एक नोड.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है टू मेक वेब एप्लीकेशन। यानी जो हम सर्वर साइड की बात करते हैं, वो सर्वर साइड का कोड लिखने के लिए हमें एक्सप्रेस.js हेल्प करता है। जैसे हम अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की बात करें तो एक तरफ हम पहले होते थे क्लाइंट यानी हमारा जो फ्रंट एंड होता है, और एक साइड होती थी हमारी सर्वर की साइड, यानी जिसे हम अपना बैकएंड कहते थे। क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर सर्वर क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स देता है। तो अभी तक हमने जो कोड लिखा है वो इस साइड का यानी फ्रंट एंड कोड लिखा है, जिसका काम होता है रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करना। अब हम सर्वर साइड यानी बैकएंड वाला कोड लिखेंगे जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और रिक्वेस्ट के हिसाब से किसी रिस्पॉन्स को वापस भेजेगा। और एक्सप्रेस का यही काम होता है कि वो हमें उस सर्वर साइड की वेब एप्लीकेशंस को बनाने में हेल्प करता है। वैसे तो एक्सप्रेस के 4 मेजर यूजेस हैं जिसके लिए हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे। इनमें से सबसे पहला है कि ये लिसन करता है फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, यानी इनकमिंग जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट है, उसके लिए वो लिसन करता है, यानी सुनता है कि रिक्वेस्ट कब आएगी। दूसरा काम हमारे एक्सप्रेस.js का होता है कि वो पार्स करता है इन रिक्वेस्ट को। मतलब जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट में किस तरीके का डेटा आएगा, पर एक्सप्रेस उस डेटा को नोड.js यानी जावास्क्रिप्ट के हिसाब से पार्स करता है। तीसरा काम होता है एक्सप्रेस का टू मैच रिस्पॉन्स विद राउट्स। अब ये राउट्स क्या होते हैं? जनरली जब हम वेबसाइट्स को यूज करते हैं तो कभी कभार लेट्स सपोज अगर हमने लिखा है google.com तो इस लिंक के बाद हम लिख देते हैं /search,
या स्लैश हेल्प, या इस तरीके से कई वेबसाइट पे स्लैश होम होता है, इस तरीके से स्लैश के बाद वाला जो भी नाम लिखा होता है इसे हम राउट कहते हैं प्रोग्रामिंग में। यानी राउट्स यानी जो अलग अलग रास्ते हैं जिन पर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एक्जैक्टली आई कहां पर है, कौन से पाथ पर आई है, उस पाथ को रिक्वेस्ट के साथ मैच करने का काम भी करता है एक्सप्रेस। एंड इसके साथ साथ किस तरीके से सूटेबल रिस्पॉन्स सेंड किया जा सकता है वो काम भी करता है। तो एक्सप्रेस को हम इन 4 कामों के लिए यूज करेंगे। एक है टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, दूसरा उस रिक्वेस्ट को पास करना, उसे सूटेबल राउट के साथ मैच करना, एंड उस रिक्वेस्ट के हिसाब से सूटेबल रिस्पॉन्स को सेंड करना। तो बेसिकली एक्सप्रेस हमें हेल्प करता है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि एक्सप्रेस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेस है ये है तो हमारा फ्रेमवर्क पर, ये कहां एग्जिस्ट करता है, एक्सप्रेस एक्चुअली एनपीएम के अंदर हमारा एक पैकेज होता है जिसे हम एनपीएम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस पैकेज के अंदर हमारे डिफरेंट टूल्स एंड यूटिलिटीज होती हैं जिनका काम होता है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हेल्प करना। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यानी कैसे हम अपनी वेब एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। उसके लिए सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेस डायरेक्टरी नाम की डायरेक्टरी बनाई है, यानी एक फोल्डर बनाया है सिस्टम के अंदर, एंड साथ के साथ हमने वीएस कोड के अंदर इसी फोल्डर को खोल लिया है। अब ये जो डायरेक्टरी है ये कंप्लीटली खाली है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपने npm init करेंगे, यानी अपनी package.json को इनिशियलाइज करेंगे, एंड उसके बाद हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं npm init करेंगे तो पैकेज नाम एक्सप्रेस डायरेक्टरी आएगा, वर्जन वगैरह सब कुछ यही आएगा, और ऑथर के अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से इनिशियलाइज हो गई है हमारी डायरेक्टरी। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमारे पास package.json आ गया है। अब इसके साथ हम npm की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जब हम सर्च करेंगे फॉर एक्सप्रेस तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेस का ये पेज। इस पेज पर जाकर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं npm install express, तो हमारा एक्सप्रेस हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। npm install express एंटर करेंगे तो अब package.json अपडेट हो गया है, डिपेंडेंसीज में हमारे पास एक्सप्रेस आ गई है, हमारे पास काफी सारे नोड मॉड्यूल्स आ गए जो इसके अंदर सब डिपेंडेंसी सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। अब इसके साथ साथ हम एक फाइल बना लेते हैं index.js के नाम से, तो हमारी index.js फाइल आ गई, और इसके अंदर हम एक्सप्रेस को यूज करके अपना कोड लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो index.js फाइल है एक तरीके से हमारे सर्वर की तरह एक्ट करने वाली है। अब कैसे एक्ट करेगी उसका कोड हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। हम अपने npm के पेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स एंड कम्युनिटी के अंदर जाकर डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज खोल सकते हैं जहाँ हमें डिटेल्स मिलेगी कि एक्सप्रेस को यूज कैसे करना है। तो expressjs.com में गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हम जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन के डिटेल्स मिलेंगे, हेलो वर्ल्ड वाले पेज पर जाएंगे। अब इस पेज पर आकर ये एक बेसिक कोड हमें दिखाई देगा, और यहाँ से हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। तो सबसे पहले सेम चीज कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम एक्सप्रेस को कर लेंगे रिक्वायर। अब ये जो एक्सप्रेस हमने रिक्वायर किया है ये एक्चुअली हमारा एक फंक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एक्सप्रेस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से तो ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को जनरली हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं जिसका नाम होने वाला है ऐप। हम चाहें तो इस वेरिएबल को कुछ और भी नाम दे सकते हैं, बट जनरली जब भी बाय कन्वेंशन हम एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करके जो भी ये फंक्शन रिटर्न करता है उसे ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। अब ये जो ऐप है यही हमें हमारा सर्वर साइड वाली ऐप क्रिएट करने में हेल्प करेगा, यानी जो हमारी सर्वर साइड वाली वेब एप्लीकेशन होगी उसे हम इसी ऐप के थ्रू बना रहे होंगे। और ये जो ऐप है एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं console.dir करके, हम अपनी ऐप को प्रिंट करवा सकते हैं। इसे कर लेते हैं क्लियर एंड नोड index.js। तो क्या हुआ, ऐप हमारे लिए प्रिंट हो गई, एंड इसके काफी सारे मेथड्स एंड काफी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर app.route है जिसे हम यूज कर सकते हैं, app.use को यूज कर सकते हैं, app.params जिसे हम यूज करेंगे, पाथ को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। तो ऐप के अंदर सबसे फेमस चीज यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा एक मेथड होता है। अब app.listen हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता रहता है। तो जब हमने बात की थी कि एक्सप्रेस का काम क्या होता है, तो उसमें से सबसे पहला काम था कि एक्सप्रेस हमें हेल्प करता है टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, कि वो सुनता है बैठकर कि इनकमिंग रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट कब आएगी। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं app.listen फंक्शन, एंड इस लिसन फंक्शन के 2 आर्गुमेंट्स हैं जो ये लेता है। इसमें से सबसे पहला होता है हमारा पोर्ट, तो उसके लिए हम एक पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है, लेट पोर्ट इक्वल टू, हम इसे रख सकते हैं 3000। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर आएगा app.listen में वो होगा हमारा पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है एक लॉजिकल एंड पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट। इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होते हैं, वो तो होते हैं हमारे फिजिकल पोर्ट्स यानी कि चार्जर वाला वायर यहाँ पर लगेगा, या हमारा दूसरा अगर मैं पेन ड्राइव कोई लगानी है तो वो इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगी। तो बेसिकली कनेक्ट करने के पॉइंट्स हैं कि अगर मुझे अपने लैपटॉप के साथ किसी और डिवाइस को, कोई ड्राइव हो गई, कोई पेन ड्राइव होगी, उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है, चार्जर वाली वायर होगी उसको कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने का क्या पॉइंट रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, तो उसे हम फिजिकल पोर्ट्स कहते हैं, अपने लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के, अपने टीवी के। उसी तरीके से अगर हमारे सी होते हैं, ये हमारा सी है समुद्र है, ये हमारी लैंड है। अब समुद्र से अगर हमें लैंड पे कनेक्ट करना है तो हम अलग अलग जगह पोर्ट्स बना देते हैं, यानी जहां पर शिप्स आते हैं और वहां पर डॉक करते हैं और वहीं पर सारा सामान जो है एक्सचेंज होता है। तो ये भी क्या है, कनेक्शन पॉइंट्स है। वैसे ही हमारे नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स जहां पर नेटवर्क के अंदर कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, यानी ऐसा पॉइंट जहां से हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर के साथ बात करेगा। अब ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए अलॉटेड होते हैं ऑलरेडी, पर जनरली बाय डिफॉल्ट हमारा जो 3000 पोर्ट होता है, या एक और पोर्ट होता है हमारा 8080 करके, इस तरीके के काफी सारे पोर्ट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं जिनको हम अपने कस्टम सर्वर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए 3000 ले लेते हैं, तो 3000 हमारा एक पोर्ट नंबर होने वाला है, और इस पोर्ट के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब इस लिंक को, इस पोर्ट को जब भी एक्सेस किया जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, अभी बात करेंगे कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये हम एक सर्वर साइड कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिकली एक सर्वर बना रहे हैं, अपना पहला सर्वर, जिसके अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए लिसन किया जाएगा, एंड जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होगा हम एक कॉल बैक है जिसको लिख सकते हैं, और ये कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कॉल बैक के अंदर हम console.log करवा सकते हैं ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ हम चाहें तो अपना पोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं,
ये अपना पोर्ट वेरिएबल है जिसे हम करवा लेंगे प्रिंट से कर लेते हैं सेव। तो अभी तक कितना कोड लिखा हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, एक्सप्रेस रिक्वायर होती है तो इट इज बेसिकली अ फंक्शन जिसको एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू हम ऐप के अंदर स्टोर करा लेते हैं जो एक ऑब्जेक्ट होती है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, हम चाहें तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसके मेथड्स देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड होता है लिसन नाम से। लिसन क्या करता है? लिसन एक वेब सर्वर बनाता है जो इनकमिंग एपीआई रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता है, और जैसे ही ये वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा हम प्रिंट करवा देते हैं ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो इस तरीके से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो इसे क्लियर कर लेते हैं और अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। node-index.js से एंटर किया तो अब हमारे पास आ रहा है ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। एक और स्पेशल यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि console.log करने के बाद एकदम से ये चीज बंद हो गई, मतलब विंडो बंद हो गई और दोबारा से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। यानी एक तरीके से एक प्रोसेस शुरू हो गया है कॉन्टिन्यूअसली। यहाँ पर क्या है, एक हमारा सर्वर शुरू हो गया है और वो सर्वर कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। वो सर्वर रुक नहीं रहा है, वो लिसन करे जा रहा है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं हुआ। हमारा सर्वर एक बार स्टार्ट हो गया तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें एक्सप्लिसिटली जाके। स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C एक साथ प्रेस कर सकते हैं, यानी इस सिंबल को साथ में प्रेस करेंगे तो अब क्या हुआ, अब हमारा सर्वर स्टॉप हो गया। तो हम चाहें तो सर्वर को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और वो रिक्वेस्ट के लिए अभी लिसन कर रहा है। तो ये तो हमने सर्वर साइड का कोड लिख दिया कि हमने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया अपने लोकल सिस्टम के ऊपर और अभी वो रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। पर इस सर्वर पर हम रिक्वेस्ट भेज कैसे सकते हैं? इस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम किसी भी विंडो के अंदर जा सकते हैं और उस विंडो के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट 3000, यानी लोकल होस्ट, यानी कि जिस भी सर्वर पर हम रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं ये सर्वर हमारी ही लोकल मशीन के अंदर काम कर रहा है। लोकल होस्ट 3000 अगर आप अपनी मशीन, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च करेंगे तो आप मेरे वाला कोड नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने अपनी मशीन के ऊपर कोई सर्वर साइड कोड स्टार्ट किया तो उसको आप उसी पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ये जो लोकल होस्ट 3000 में लिख रही हूँ, मतलब मैं अपनी ही लोकल मशीन के 3000 वाले पोर्ट के ऊपर जो अगर सर्वर चल रहा है उसको एक्सेस करने की, उसको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रही हूँ और अगर वो सर्वर बंद हो जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। इसको एक बार एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। पर अगर यही सेम चीज हम किसी और विंडो के अंदर जाकर लिखते हैं, जैसे 3000 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 3001 और मैंने एंटर किया तो 3001 में दिखाता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड या लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। इसका मतलब है कि इस वाले पोर्ट पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर सर्वर नहीं अवेलेबल है, पर सर्वर यहाँ पर अवेलेबल है। पर सर्वर क्या कर रहा है, आपकी गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये इस तरीके का ये एरर आने का मतलब है कि सर्वर तो है, सर्वर तो आपका चल रहा है, पर अभी वो आपकी रिक्वेस्ट के लिए उसके पास कोई सूटेबल रिस्पॉन्स नहीं है, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है हमारा सर्वर तो यहाँ पर चल रहा है जो कि हमने क्रिएट किया था अभी, बट अभी वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, विच इज कंप्लीटली राइट, क्योंकि हमने क्या किया, लोकल होस्ट 3000 पे सिर्फ एक सर्वर बना है जो रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। अब हम चाहें तो इस सर्वर को एक बार बंद कर देते हैं और इस सर्वर का हम चाहें तो पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं to 8080, इसको कर लेते हैं सेव। दोबारा अगर हम बिना रीस्टार्ट किए सर्वर पर अब रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी लोकल होस्ट 3000 पे भेजेंगे तो अब तो आएगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा पोर्ट चेंज हो गया, पोर्ट अब है 8080। तो अब हमें रिक्वेस्ट कहां पर भेजनी पड़ेगी, अब हमें रिक्वेस्ट 8080 पे भेजनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी रिक्वेस्ट तब नहीं भेजनी जब हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं है। हमेशा इंश्योर करना है कि हम टेस्ट करने से पहले कि रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही, हमेशा अपने सर्वर को स्टार्ट कर लें। तो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐप इज लिसनिंग, तो क्या करेंगे, दोबारा जाकर रिफ्रेश कर लेंगे तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश। मतलब अभी हमारा सर्वर तो स्टार्ट हो गया बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हमें रिस्पॉन्स भेजना होता है तो हम कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम यूज करेंगे अपना app.use का, यानी ऐप जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक यूज नाम का मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हर तरीके की रिक्वेस्ट, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो गई हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई हो, किसी भी यूआरएल को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, सब तरीके की रिक्वेस्ट को लिसन करेगा एंड उस हिसाब से इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक है जो एग्जीक्यूट होता है जब हमारी सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है। जैसे लेट्स सपोज हमने लिख दिया app.use के अंदर हमें कॉल बैक बना रहे हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये बाय डिफॉल्ट इसके दो पैरामीटर्स हैं जो हमेशा आते हैं और इसमें हम console.log करवा रहे हैं रिक्वेस्ट रिसीट। इसका मतलब है रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। तो जब भी इस सर्वर के ऊपर यानी इस पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट 8080 पर जब अभी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आएगी app.use क्या करेगा, ये चीज प्रिंट करवा देगा। कहां प्रिंट करवाएगा, हमारे इस कंसोल के ऊपर। अब अभी एकदम से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। हम चाहें तो हॉपस्कॉच से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हॉपस्कॉच से अगर हम अपने लोकल होस्ट 8080 पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और सेंड करेंगे तो अभी क्या आएगा, अभी दिखाएगा कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट। अब इसमें एक और स्पेशल चीज, अगर हम हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हॉपस्कॉच से डायरेक्टली लोकल होस्ट वाले यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजना पॉसिबल नहीं है, उससे एक एरर आएगा और एरर को सॉल्व करने के लिए हमें हॉपस्कॉच के एक एक्सटेंशन को क्रोम के ऊपर डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी एक बहुत फ्रीक्वेंट एरर है कि लोकल होस्ट की एपीआईज हॉपस्कॉच के ऊपर डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये लिंक है जिस पर हम जा सकते हैं, github.com hopscotch discussions 2051। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होगा कि हम ब्राउजर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हॉपस्कॉच का ब्राउजर एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ऐप को रिफ्रेश कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की विंडो हमारे पास अवेलेबल होगी। एक बार इस फोटो पर थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। इस तरीके की इंटरसेप्टर विंडो अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें हमें ब्राउजर एक्सटेंशंस को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद जाकर हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने पेज को एंड फिर हमारा हॉपस्कॉच काम करना स्टार्ट कर देगा लोकल होस्ट पर। तो ये हमारा एरर आता है क्योंकि लोकल होस्ट को डायरेक्टली हम हॉपस्कॉच के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते, पर वो सारी चीजें यानी ब्राउजर के ऊपर बस हमें क्रोम के ऊपर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है। तो उसको हमने कर दिया है। अभी हम लोकल होस्ट 8080 पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या हुआ, अभी कोई चेंज नहीं आया। तो एक्चुअल चेंज लाने के लिए हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा node-index.js। तो इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और अब चेंजेस अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। चेंजेस कैसे अप्लाई होंगे, एक बार क्या करते हैं, नॉर्मली जाकर अपने लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, ये बस लोड होता हुआ हमें दिखाई देगा, एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर, कुछ मतलब हमें पेज पर होता हुआ दिखाई नहीं देगा। पर वापस से जब हम अपने कोड पर जाएंगे तो यहाँ मुझे दिखेगा रिक्वेस्ट रिसीट,
यानी हमारे जो सर्वर है इसके पास एक रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट कहाँ से आई, जब हमने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी। हम सेम चीज हॉपस्कॉच में जाकर कर सकते हैं, जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ लोडिंग दिखाएगा क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, उसका कॉन्फर्मेशन आ जाएगा यहाँ पर, दोबारा दिखा रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव्ड। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम डायरेक्टली या इसे हॉपस्कॉच पे ट्राई करते हैं, अगर हम हॉपस्कॉच पर लोकल होस्ट 80, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, लोकल होस्ट 8080/home या /help इस तरीके का अगर कोई URL है उस पर भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस तरीके का कोई राउट है तो उस पर रिक्वेस्ट सेंड की, तब भी वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी, तो एक थर्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से अब app.use क्या कर रहा है, लिसन करके ट्रैक कर रहा है कि हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है। और app.use के अंदर ये जो प्रिंट करवाने का काम है ये हमारा कॉल बैक कर रहा है, और एक्सप्रेस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कॉल बैक के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस ही क्रिएट करता है। अब हमें पता चल गया रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, अब हम बात करेंगे कि रिक्वेस्ट के बेसिस पर हम रिस्पॉन्स कैसे सेंड कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम अपनी दो ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे, एक है हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है पैरामीटर के अंदर, और एक है हमारी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमारे पैरामीटर्स के अंदर हमें फंक्शन में कॉल बैक में रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब जब भी हम API रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी यहाँ पर हॉपस्कॉच से या नॉर्मल ब्राउजर के अंदर जाकर जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी URL को, तो हमारी जो HTTPS रिक्वेस्ट जाती है, जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। यानी जो भी हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो शुरुआत में क्या थी, एक टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट थी, और एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस उस रिक्वेस्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ, ये पार्सिंग का प्रोसेस हुआ। तो एक्सप्रेस के 4 काम हमने डिस्कस किए थे, इसमें से सबसे पहला था रिक्वेस्ट के लिए लिसन करना, वो हमने देख लिया कैसे करता है। दूसरा काम होता है रिक्वेस्ट को पार्स करना, यानी जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होती है सारी टेक्स्ट बेस्ड होती है। टेक्स्ट बेस्ड इसलिए कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी सर्वर लिखे हुए हैं तो वो भी इनको समझ पाए। अगर किसी ने पाइथन के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने किसी और लैंग्वेज के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर बनाया हुआ है जैसे हम बना रहे हैं, तो सारे लोग HTTP रिक्वेस्ट को लिसन कर पाए, उन्हें यूज कर पाए, तो इसलिए वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। पर एक्सप्रेस क्या करता है, इस टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट को हमारी इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो जावास्क्रिप्ट समझ पाता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे console.log, अगर हम अपनी रिक्वेस्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, सर्वर को दोबारा से हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, जैसे ही अब हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आएगी, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, काफी सारे मेथड्स और काफी सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी, और इन प्रॉपर्टीज को हम यूज भी करेंगे, काफी सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो हो गया रिक्वेस्ट के बारे में, पर हम अपने रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए अपनी इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। एक बार आ जाते हैं अपने एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पर। इस डॉक्यूमेंट में जब हम API रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सप्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, राउटर के बारे में। हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स को सेंड करना है, तो हम इस रिस्पॉन्स पर आ जाते हैं। एक्सप्रेस के अंदर रिस्पॉन्सेस को सेंड करने के लिए एक मेथड होता है response.send। अब response.send सेंड्स द HTTP रिस्पॉन्स, यानी HTTP रिस्पॉन्स को सेंड करेगा, और ये काफी वर्सेटाइल मेथड है जो मल्टीपल तरीके के रिस्पॉन्सेस को सेंड कर सकता है। यानी अगर हमें रिस्पॉन्स में सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें रिस्पॉन्स में एक एरे भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें कुछ बूलियन भेजना है वो हम भेज सकते हैं, अगर हम चाहते हैं रिस्पॉन्स में हमें एक ऑब्जेक्ट भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को एक JSON रिप्रेजेंटेशन के अंदर चेंज कर देगा। हम चाहें तो रिस्पॉन्स के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर डाल के HTML का कोड भी भेज सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं। इन रिस्पॉन्सेस को भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, जहां पर हम डिटेक्ट करें कि हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, इतने पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं, वहां पर हम लिख सकते हैं response.send, यानी हमारी जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो सेंड मेथड है उसको यूज कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स में हम क्या भेजना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कोई स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स, स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स, इस तरीके का। तो एक बार सर्वर को बंद करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड इसे हम कर सकते हैं रीस्टार्ट। तो हमारा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अपने एक नॉर्मल वेब पेज पर जाकर सर्च कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट 8080 के लिए। यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे पास अब आ गया एक टेक्स्ट, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। सेम चीज हम हॉपस्कॉच से कर सकते हैं, URL के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट 8080 एंड हम सेंड करें अपनी रिक्वेस्ट, तो हमारे पास ये HTML के अंदर एक रिस्पॉन्स आ गया, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। और हेडर्स के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स आई हैं, जैसे कंटेंट की लेंथ हमारे पास आ गई, कंटेंट का टाइप हमारे पास आ चुका है, एंड इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न होकर आ गया है। हम चाहें तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हम अपनी कोई ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हम कोई एक फ्रूट है जिसकी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, फ्रूट हमारा है एप्पल, एंड इसका कलर की हम इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि कलर है हमारा रेड, एंड इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से क्या हुआ, इतने पार्ट को हटा लेते हैं, तो इस बार रिस्पॉन्स में क्या जाएगी, रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट जाएगी। और अभी तो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट बनाई है, पर एक्सप्रेस क्या करेगा, इस जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा JSON रिप्रेजेंटेशन में। तो सर्वर को हम दोबारा से बंद करके इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, वापस से रिफ्रेश करेंगे, तो इस बार रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आई, ये ऑब्जेक्ट आई। हॉपस्कॉच से भी देखेंगे, सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रही है। हेडर्स में जाएंगे तो इस बार कंटेंट टाइप में हमें दिखा रहा है एप्लीकेशन JSON, यानी इस बार हमारे पास JSON फॉर्मेट में हमारा डेटा आया है। अब इसके अलावा हम चाहे तो HTML फॉर्मेट में भी अपनी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इसको हटा लेते हैं और response.send में इस बार HTML रिस्पॉन्स भेजते हैं। HTMल रिस्पॉन्स यानी हम अपने टैग्स भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई H1 टैग भेजा, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं, या लेट्स मेक इट फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर हमने H1 लिख दिया, और साथ के साथ हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बना दी, जिसमें एक लिस्ट आइटम हमने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एप्पल लिखा हुआ है, और एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हम ऑरेंज लिख रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे के लिए हम एक कोड बना सकते हैं, लेट कोड इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं कोड, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा HTML कोड वाली हमारी जो स्ट्रिंग है इसे हम सेव कर सकते हैं, एंड फिर रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे हम अपना कोड। यानी हमने
हेडिंग बनाई है फ्रूट्स की, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है टैग्स लिखकर, लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं एप्पल एंड ऑरेंज, और इसको हम सेंड कर रहे हैं यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड। डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब अपने पेज से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो हमारे पास एक HTML पेज आ गया जिसके अंदर फ्रूट्स है हमारी हेडिंग और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है एप्पल एंड ऑरेंज की। यहाँ पे हमारे पास आ भी गया कि रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड। सेम चीज हम ऑप्सकॉच से ट्राई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास HTML रिस्पॉन्स आया है, यहाँ पर वही सेम स्ट्रिंग, हेडर्स के अंदर भी कंटेंट टाइप देखेंगे तो इट वाज text/HTML। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट सेंड इस फंक्शन को हम यूज करते हैं टू सेंड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर सर्वर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। राउटिंग एक्जैक्टली होती क्या है। हमने कई बार कोड के अंदर देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीपल राउट्स होते हैं। मल्टीपल राउट्स कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हम Amazon की वेबसाइट का एग्जांपल लें, Amazon.in पर एक बार हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम मोबाइल्स के ऊपर सर्च करते हैं, मोबाइल्स पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है www.amazon.in/mobilephones। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाते हैं तो अब हमें URL के अंदर दिखेगा /electronics। इस तरीके से अगर हम कंप्यूटर्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमें दिखेगा /computers and accessories। तो इस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक ही लिंक है जिसके ऊपर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। जनरली वेबसाइट जो हमारी बड़ी वेबसाइट्स होती है उनके ऊपर अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग राउट्स के ऊपर अवेलेबल होती है, यानी अलग अलग पेजेस के ऊपर अवेलेबल होती है। जैसे अगर हमें होम पेज पर जाना है तो सिर्फ अगर हम स्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब जनरली होता है हमारा होम पेज, या फिर अगर हम /home लिखते हैं तो वो हमारा /home होता है। अगर हमें कुछ सर्च करना है तो उसके लिए हम /सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम npm पर जाएं तो npm में पैकेजेस के बाद /express है तो हम एक्सप्रेस वाले पैकेज पर चले जाएंगे। इसकी जगह लेट्स सपोज अगर हम किसी और पैकेज पर जाना चाहते हैं, जैसे हम फिगलेट पर जाना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो /फिगलेट क्या है, /फिगलेट हमारा एक अलग राउट है जो हमें कहीं और ले जाएगा। यानी इस वाले राउट पर जो हमने रिक्वेस्ट भेजी अपने ब्राउजर से तो उसने हमें कुछ और रिस्पॉन्स दिया, उसने हमें एक अलग वेब पेज दिया एज अ रिस्पॉन्स, और एक्सप्रेस वाले राउट ने हमें एक अलग रिस्पॉन्स दिया एज अ वेब पेज। तो जनरली बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट राउट्स होते हैं जिन पर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क और बिटवीन और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। यानी नेटवर्क के ऊपर जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हम कौन से पाथ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये /सर्च क्या है, हमारा एक पाथ है, क्या है, एक पाथ है, /होम क्या है, एक पाथ है, /हेल्प क्या है, एक पाथ है। तो एक अलग पाथ पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास जनरली अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो अलग अलग पाथ के हिसाब से अलग अलग राउट्स के हिसाब से हम अलग अलग रिस्पॉन्सेज कैसे भेज सकते हैं। अभी तो क्या है, अभी हम ऐप डॉट यूज कर रहे हैं, तो जब हम ऐप डॉट यूज करते हैं और उसके अंदर रिस्पॉन्स भेजते हैं तो ये रिस्पॉन्स हम किसी भी राउट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजें सबके लिए एक ही रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। जैसे लेट्स सपोज हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ जाते हैं लोकल होस्ट 8080 पर, हम सिंपली इस लिंक पर गए, हमने रिक्वेस्ट भेजी तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया। अगर हम /fruits करते हैं तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम /help करते हैं तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। उसी तरीके से हॉपस्कॉच से करते हैं, अगर हम /help कर देते हैं यहाँ पर सेंड करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम सर्च करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। पर जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली अलग अलग राउट्स के हिसाब से हम अलग अलग रिस्पॉन्सेज को सेंड कर रहे होते हैं। अब अलग अलग राउट्स के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सेज भेजने के लिए हम ऐप के दूसरे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन के अंडर में काफी सारे मेथड्स देखेंगे, जिसमें से हमारा ये app.get मेथड है। ये मेथड किसी भी राउट के ऊपर अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए काम आता है। उसके अलावा हमारा app.post मेथड होता है, app.put मेथड होता है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं अपने app.get मेथड के साथ। तो app.get मेथड के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा पाथ आर्गुमेंट। पाथ क्या करता है, हमारे लिए हमारा पाथ डिफाइन करता है, यानी कौन से पाथ पर, कौन से राउट पर हमारी रिक्वेस्ट आने वाली है। तो जैसे बाय डिफॉल्ट जो रूट पाथ होता है वो होता है स्लैश की सारी रिक्वेस्ट शुरुआत में स्लैश पर आती है। जैसे अगर हम netflix.com पर जाएंगे तो ये है मेरी netflix.com की साइट, और वहीं पर अगर हमने टाइप किया netflix.com/ तो वो भी सेम मतलब है, मतलब स्लैश हमें एक्सप्लिसिटली जरूरी नहीं हमेशा दिखाई दे लास्ट में, बट स्लैश हमारा डिफॉल्ट पाथ ही होता है। एंड सेकंड जो आर्गुमेंट होगा हमारे app.get के अंदर वो होता है हमारा कॉल बैक, यानी जैसे ही रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट रिसीव हुई इस पाथ के ऊपर, वैसे ही अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए वो सारे के सारे काम इस कॉल बैक के अंदर लिखे होते हैं। तो एक बार लिखते हैं, app.use का काम होता है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट को लिसन करता है, पर हम app.use को क्या करेंगे, हटा देंगे और हम app.get को यूज करेंगे। अब साथ के साथ रिस्पॉन्स के बारे में एक और स्पेशल चीज कि एक बार में हम एक ही रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेम पाथ के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई और उसके 2 रिस्पॉन्स चले गए। हमेशा रिस्पॉन्स में एक ही चीज आती है, वो चीज एक सिंगल स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो चीज एक सिंगल HTML पेज भी हो सकता है, वो चीज एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए app.use भी एक रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स भेजे और app.get भी एक रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स भेजे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग पाथ्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं, पर सेम पाथ के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज नहीं भेज सकते। सेम पाथ के लिए एक ही रिस्पॉन्स सेंड होता है। तो हम app.get के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा रूट पाथ होगा उसके लिए कॉल बैक के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम रिसीव करेंगे और इस हिसाब से हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ। इस तरीके से हमने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। सेम चीज हम डिफरेंट राउट्स के लिए कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं /apple, तो लिख सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ एंड /orange। वैसे इन एप्पल एंड ऑरेंज लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पर ज्यादा लॉजिकल चीजें लिख सकते हैं जैसे /search या /help या /home, बट ये बेसिकली एक तरीका है दिखाने का। इसे लिख सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ एंड यू कॉन्टैक्टेड ऑरेंज पाथ, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। एक बार अपने सर्वर को स्टॉप करके इसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट कर लिया, अब जाकर हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट को अब हमने 8080 पे सेंड किया तो यहाँ यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ। अब एप्पल पे सेंड करेंगे तो एप्पल पाथ, एंड ऑरेंज पर सेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑरेंज पाथ। बट ऑरेंज के अलावा अगर कहीं और सेंड किया, जैसे लेट्स सपोज हम सेंड करते हैं टू पीच, तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि अब रिस्पॉन्स सिर्फ वहीं से आ सकता है जितने राउट्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे लेट्स सपोज हॉपस्कॉच से भी ट्राई करते हैं, अगर हमने एप्पल पे रिस्पॉन्स भेजा, सेंड किया तो हमारे पास आया यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ, और
अब हम मैंगो का करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि मैंगो वाला पाथ डिफाइन नहीं है। तो इस केस में हमारे पास 404 आएगा स्टेटस यानी पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम राउटिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउट्स को हम डिफाइन करते हैं। पर अगर किसी भी केस में हम चाहते हैं, जैसे ये सारे पाथ तो हमारे स्पेसिफिक पाथ्स डिफाइंड है, पर मान लो किसी यूजर ने किसी और जगह रिक्वेस्ट भेजी, किसी और राउट पे रिक्वेस्ट भेजी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड रिस्पांस कोई अपना कस्टम रिस्पांस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्टार। तो इस तरीके से अगर हम पाथ में स्टार लिखते हैं तो स्टार का मतलब होता है सारे के सारे पाथ, यानी ऊपर जो लिख दिए ऊपर वाले पाथ से अगर मैच हो गया और रिस्पांस सेंड हो गया तो ठीक है, पर बाकी के अगर किसी पाथ में ये चीज मैच हो गई यानी स्टार यानी वाइल्ड कार्ड यानी कुछ भी हो सकता है पाथ, तो उस केस में अगर हम अपने स्पेसिफिक रिस्पांस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना कॉल बैक डिफाइन कर सकते हैं और कॉल बैक के अंदर हम लिख सकते हैं रिस्पांस डॉट सेंड दिस पेज या दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके का हम एक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो सर्वर को एक बार दोबारा से स्टॉप करके रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर आ जाते हैं हॉपस्कॉच पर। हॉपस्कॉच पर जब हम 8080 को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमारे पास आ गया रूट पाथ, जब एप्पल को भेजा तो हमारे पास आ गया एप्पल पाथ। पर अगर हम किसी नए ही फ्रूट को भेजते हैं, लेट्स सपोज वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू पाइनएप्पल टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइनएप्पल, तो अब हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो अब हमारे पास 404 नहीं आया, स्टेटस तो ओके आया, मतलब कोई एरर नहीं आया, पर रिस्पॉन्स में आया दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमारा कस्टम रिस्पॉन्स था जिसको हमने डिफाइन किया था। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक राउट्स के लिए तो ठीक रिस्पॉन्स जाए, पर दूसरे केसेस में 404 एरर ना जाए, कुछ स्पेसिफिक एरर जाए, तो उस केस में हम अपने एरर को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस वाइल्ड कार्ड। अब जैसे हमने ऐप डॉट गेट यूज किया है ऐसे ही हम अपना ऐप डॉट पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐप डॉट पोस्ट और इसे कर देते हैं स्लैश, और यहाँ रिस्पॉन्स में हम भेजने वाले हैं यू सेंट अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू रूट। इसको कर लेते हैं सेव। सर्वर को कर लेंगे दोबारा से रीस्टार्ट किया, इस बार हॉपस्कॉच पर आए और इस बार हम अगर रूट को नॉर्मली रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये तो होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट में आया यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ। पर अगर हम यहाँ से रिस्पॉन्स का टाइप चेंज कर दें टू पोस्ट और इस बार अगर सेंड करें तो इस बार डिफरेंट रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा यू सेंट अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू रूट। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वेस्ट टाइप के हिसाब से हम ऐप के अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं टू सेंड अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पाथ। अब नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं जो है हमारा नोड मोन। अभी तक हम क्या करते आए हैं, नोड के बेसिस पर अपने सर्वर को स्टार्ट करते आए हैं, और अभी तक हमने एक प्रॉब्लम जो है उसको एनकाउंटर किया होगा कि बार बार जब भी हमें एक छोटा सा चेंज करना होता है अपने सर्वर साइड के कोड के ऊपर तो हमें बार बार अपने सर्वर को स्टॉप करना होता है, उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है नोड के साथ। तो इसीलिए हम एक और स्पेशल पैकेज इंस्टॉल करेंगे नोड मोन। नोड मोन हमें वो पावर देता है जिससे हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सकता है विदाउट कोड चेंजेस, यानी कोड के अंदर जैसे ही हमने कोई नए चेंजेस किए उन चेंजेस को सेव किया तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा और बार बार हमें उसे स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नोड मोन एक्सप्रेस की तरह एक पैकेज होता है npm के अंदर, तो इसे जाकर हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे फॉर नोड मोन और यहाँ हम चले जाएंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं npm i नोड मोन। तो क्लियर कर लेते हैं। जनरली हम नोड मोन को ग्लोबली सेव करते हैं, हम चाहें तो इसे लोकली सेव कर सकते हैं विद npm इंस्टॉल नोड मोन, और हम चाहें तो इसे ग्लोबली भी सेव कर सकते हैं। इसको ग्लोबली सेव करना एक अच्छा तरीका रहेगा, तो हम npm इंस्टॉल -g नोड मोन करने वाले हैं, तो ग्लोबली हर जगह हमारा नोड मोन अवेलेबल होगा। इसको चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं नोड मोन -v। तो यहाँ से हमारे पास हमारे नोड मोन का वर्जन प्रिंट हो जाएगा, यानी जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल रहा। और अब अगर हमें सर्वर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं नोड मोन index.js, यानी नोड की जगह अब हम नोड मोन लिख रहे होंगे। जैसे ही एंटर करेंगे अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने इस नोड मोन के वर्जन को इंस्टॉल किया है। जब भी हमें नोड मोन को रीस्टार्ट करना हो हम rs टाइप कर सकते हैं, और इसने क्या किया, हमारे सर्वर को स्टार्ट कर दिया। सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज हमारे app.get में अगर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आती है रूट पाथ में, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं हेलो आई एम रूट। इस तरीके से हमने रिस्पॉन्स यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जैसे ही हम इस रिस्पॉन्स को सेव करेंगे वैसे क्या हुआ, हमारा नोड मोन वाला सर्वर अपने आप स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ से सर्वर को स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो गया। तो ये रीस्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एंड जैसे ही रीस्टार्ट हो गया वैसे ही हमारे नए चेंजेस अप्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बार जब हम अपने लोकल होस्ट को रिक्वेस्ट भेजेंगे 8080 को, तो हमारे पास आएगा हेलो आई एम रूट। तो हमारे नए चेंजेस के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है। तो इसीलिए नोड मोन को हम इंस्टॉल करते हैं। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर आपने लोकली इंस्टॉल करने का चूज किया तो हमेशा याद रखना है जिस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करेंगे वहां पर हर बार हमें उसे लोकली री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि बार बार हमें हमारे सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने पाथ पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पाथ पैरामीटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। जैसे हम अगर जाकर इंस्टाग्राम के लिए सर्च करें, लेट्स सर्च फॉर इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर कई सारे हमारे अकाउंट्स होंगे। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हमें फेसबुक का अकाउंट देखना है तो उसके लिए हम जा सकते हैं इस पेज के ऊपर। तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा फेसबुक का अकाउंट आ जाता है। अब इस अकाउंट के ऊपर अगर हम URL को ढंग से ऑब्जर्व करें तो द लिंक इज instagram.com/facebook। ऐसे ही जाकर अगर हम फेसबुक की जगह लेट्स सपोज वी टाइप एप्पल, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एप्पल का अकाउंट खुल जाएगा। अब अगर इस एप्पल की जगह इफ आई टाइप माई नेम विच इज माई यूजर नेम श्रद्धा खापरा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ श्रद्धा खापरा का अकाउंट खुल जाएगा। और यहाँ जाकर इफ आई टाइप माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खुल जाएगा। अब इंस्टाग्राम के ऊपर तो करोड़ों अकाउंट्स अवेलेबल है, करोड़ों यूजर नेम अवेलेबल है। तो इसका क्या ये मतलब है कि हमारी जो सर्वर वाली फाइल है उसके ऊपर बहुत सारे इस तरीके से पाथ्स लिखे हुए हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों पाथ्स किसी डेवलपर ने बैठ के एक सिंगल फाइल के ऊपर नहीं लिखे। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में यहाँ पर जहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट आया या जहाँ पर एप्पल आया, फेसबुक आया, तो जनरली हम अपने पाथ के साथ कुछ वेरिएबल वैल्यू सेंड कर सकते हैं जिनको हम पाथ पैरामीटर्स कहते हैं। ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल चेंज होता रहता है। यानी जो हमारा यूजर नेम है, कोई हो सकता है आप अपने यूजर नेम से इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट भेजें, मैं अपने यूजर नेम से इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट भेजूं, माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर नेम से इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट भेजे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर उस रिक्वेस्ट में कई सारी डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, यहाँ पर स्लैश के बाद जो भी आएगा उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। तो जब भी हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो उन्हें हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाथ पैरामीटर्स। तो हम अपने पाथ पैरामीटर्स डिफाइन कैसे करते हैं सर्वर के अंदर, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर और अपने बाकी सारे लिंक्स को एक बार के लिए हम हटा लेते हैं।
तो एक तो है हमारा नॉर्मल स्लैश लिंक जिसमें हम कह रहे हैं हाई आई एम रूट, एंड दूसरा हम एक लिंक डिफाइन करेंगे जिसमें हम कोई वेरिएबल सेंड करते हैं। जैसे वेरिएबल सेंड करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर कोलन, यहाँ पर हमने लिख दिया स्लैश कोलन, एंड कोलन के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये यूजर नेम एक्चुअली हमारा एक वेरिएबल है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी सेव्ड होगी। हम चाहें तो console.log करके प्रिंट करवा सकते हैं request.params को। तो request.params क्या है, request.params हमारी रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स को दिखाता है कि रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या पैरामीटर सेंड हुए। तो अगर रिक्वेस्ट के साथ इस तरीके का कोई यूजर नेम भी एडिशनल आया है तो बेसिकली वो पैरम्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं और हॉपस्कॉच से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं लोकल होस्ट 8080 को विद द नेम अपना कॉलेज। तो अभी अपना कॉलेज क्या बनेगा, ये अपना कॉलेज हमारा यूजर नेम बनेगा जिसको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं। अभी रिस्पॉन्स तो पोस्ट की जगह हम इसे गेट रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट हमने कर दी सेंड। तो अभी तो हमारे पास आ रहा है हेलो आई एम रूट, बट उसके साथ साथ ये आ गया हेलो आई एम रूट, बट उसके साथ साथ हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स भी प्रिंट हुए हैं। ये पैरामीटर्स प्रिंट हुए हैं हमारे यहाँ पर, यानी यूजर नेम अपना कॉलेज हमारे पास प्रिंट हुआ है। इसके अलावा हम चाहे तो मल्टीपल पैरामीटर्स और भेज सकते हैं। जैसे हम यूजर नेम के साथ अगर अपनी कोई आईडी भी भेजते हैं, लेट्स सपोज हमारी आईडी है 123, यहाँ पे हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा स्लैश आईडी। तो ये कोलन यूजर नेम यानी हमारे एक यूजर नेम वेरिएबल आएगा और ये यूजर नेम कुछ भी हो सकता है और उसके साथ में हमारी एक आईडी आएगी और ये आईडी भी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ जाकर अब हम सेंड करेंगे अपना कॉलेज 123 के लिए रिक्वेस्ट हमने सेंड की। अच्छा, इसे हम सेव कर लेते हैं फाइल के अंदर, रीस्टार्ट कर लिया एंड दोबारा से हमने रिक्वेस्ट सेंड की। तो इस बार रिस्पॉन्स तो आ गया हमारे पास हेलो आई एम रूट, बट उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी request.params प्रिंट हुआ है जिसके अंदर एक पैरामीटर है हमारा यूजर। अब रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम अपनी दो ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। एक है हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है पैरामीटर के अंदर, और एक है हमारी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमारे पैरामीटर्स के अंदर हमें फंक्शन में कॉलबैक में रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब जब भी हम एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं यानी यहाँ पर हॉपस्कॉच से या नॉर्मल ब्राउजर के अंदर जाकर जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी यूआरएल को, तो हमारी जो HTTPS रिक्वेस्ट जाती है, जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। यानी जो भी हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो शुरुआत में क्या थी, एक टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट थी, पर एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस उस रिक्वेस्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ, ये पार्सिंग का प्रोसेस हुआ। तो एक्सप्रेस के 4 काम हमने डिस्कस किए थे। इसमें से सबसे पहला था रिक्वेस्ट के लिए लिसन करना, वो हमने देख लिया कैसे करता है। दूसरा काम होता है रिक्वेस्ट को पास करना, यानी जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होती है ये सारी टेक्स्ट बेस्ड होती है। टेक्स्ट बेस्ड इसलिए कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी सर्वर लिखे हुए हैं तो वो भी इनको समझ पाए। अगर किसी ने पाइथन के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने किसी और लैंग्वेज के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर बनाया हुआ है जैसे हम बना रहे हैं, तो सारे लोग HTTP रिक्वेस्ट को लिसन कर पाए, उन्हें यूज कर पाए, तो इसलिए वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। पर एक्सप्रेस क्या करता है, इस टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट को हमारी इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो जावास्क्रिप्ट समझ पाता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे console.log, अगर हम अपनी रिक्वेस्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, सर्वर को दोबारा से हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही अब हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आएगी और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, काफी सारे मेथड्स और काफी सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी और इन प्रॉपर्टीज को हम यूज भी करेंगे, काफी सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो हो गया रिक्वेस्ट के बारे में, पर हम अपने रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए अपनी इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। एक बार आ जाते हैं अपने एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पर। इस डॉक्यूमेंट में जब हम API रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सप्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, राउटर के बारे में। हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स को सेंड करना है, तो हम इस रिस्पॉन्स पर आ जाते हैं। एक्सप्रेस के अंदर रिस्पॉन्सेस को सेंड करने के लिए एक मेथड होता है response.send। अब response.send सेंड्स द HTTP रिस्पॉन्स, यानी HTTP रिस्पॉन्स को सेंड करेगा और ये काफी वर्सेटाइल मेथड है जो मल्टीपल तरीके के रिस्पॉन्सेस को सेंड कर सकता है। यानी अगर हमें रिस्पॉन्स में सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें रिस्पॉन्स में एक एरे भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें कुछ बूलियन भेजना है वो हम भेज सकते हैं, अगर हम चाहते हैं रिस्पॉन्स में हमें एक ऑब्जेक्ट भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को एक JSON रिप्रेजेंटेशन के अंदर चेंज कर देगा। हम चाहें तो रिस्पॉन्स के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर डाल के HTML का कोड भी भेज सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं। इन रिस्पॉन्सेस को भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, जहां पर हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, इतने पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं, वहां पर हम लिख सकते हैं response.send, यानी हमारी जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो सेंड मेथड है उसको यूज कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स में हम क्या भेजना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कोई स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स, इस तरीके का। तो एक बार सर्वर को बंद करते हैं, क्लियर करते हैं एंड इसे हम कर सकते हैं रीस्टार्ट। हमारा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अपने एक नॉर्मल वेब पेज पर जाकर सर्च कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट 8080 के लिए। यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे पास अब आ गया एक टेक्स्ट, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। सेम चीज हम हॉपस्कॉच से कर सकते हैं, URL के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट 8080 एंड हम सेंड करें अपनी रिक्वेस्ट, तो हमारे पास ये HTML के अंदर एक रिस्पॉन्स आ गया, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। और हेडर्स के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स आई हैं, जैसे कंटेंट की लेंथ हमारे पास आ गई, कंटेंट का टाइप हमारे पास आ चुका है एंड इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न होकर आ गया है। हम चाहें तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हम अपनी कोई ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हम कोई एक फ्रूट है जिसकी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, फ्रूट हमारा है एप्पल एंड इसका कलर की हम इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि कलर है हमारा रेड एंड इसको कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से क्या हुआ, इतने पार्ट को हटा लेते हैं। तो इस बार रिस्पॉन्स में क्या जाएगी, रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट जाएगी और अभी तो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट बनाई है, पर एक्सप्रेस क्या करेगा, इस जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा JSON रिप्रेजेंटेशन में। तो सर्वर को हम दोबारा से बंद करके इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, वापस से रिफ्रेश करेंगे तो इस बार रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आई, ये ऑब्जेक्ट आई। हॉपस्कॉच से भी देखेंगे, सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रही है। हेडर्स में जाएंगे तो इस बार कंटेंट टाइप में हमें दिखा रहा है एप्लीकेशन JSON, यानी इस बार हमारे पास JSON फॉर्मेट में हमारा डेटा आया है। अब इसके अलावा हम चाहे तो HTML फॉर्मेट में भी अपनी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इसको हटा लेते हैं और response.send में इस बार HTML रिस्पॉन्स भेजते हैं। HTML रिस्पॉन्स यानी हम अपने टैग्स भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई H1 टैग भेजा, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं
या लेट्स मेक इट फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर हमने H1 लिख दिया और साथ के साथ हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बना दी, जिसमें एक लिस्ट आइटम हमने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एप्पल लिखा हुआ है, और एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हम ऑरेंज लिख रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे के लिए हम एक कोड बना सकते हैं, लेट कोड इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं कोड, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा HTML कोड वाली हमारी जो स्ट्रिंग है इसे हम सेव कर सकते हैं एंड फिर रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे हम अपना कोड। यानी हमने हेडिंग बनाई है फ्रूट्स की, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है टैग्स लिखकर, लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं एप्पल एंड ऑरेंज, और इसको हम सेंड कर रहे हैं यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड। डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब अपने पेज से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो हमारे पास एक HTML पेज आ गया जिसके अंदर फ्रूट्स है हमारी हेडिंग, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है एप्पल एंड ऑरेंज की। यहाँ पे हमारे पास आ भी गया कि रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड। सेम चीज हम ऑप्सकॉच से ट्राई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास HTML रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर, वही सेम स्ट्रिंग। हेडर्स के अंदर भी कंटेंट टाइप देखेंगे तो इट वाज text/HTML। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट सेंड इस फंक्शन को हम यूज करते हैं टू सेंड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर सर्वर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में कि राउटिंग एक्जैक्टली होती क्या है। हमने कई बार कोड के अंदर देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीपल राउट्स होते हैं। मल्टीपल राउट्स कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हम Amazon की वेबसाइट का एग्जांपल लें, Amazon.in पर एक बार हम जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम मोबाइल्स के ऊपर सर्च करते हैं, मोबाइल्स पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है www.amazon.in/mobilephones। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाते हैं तो अब हमें URL के अंदर दिखेगा /electronics। इस तरीके से अगर हम कंप्यूटर्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमें दिखेगा /computers and accessories। तो इस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक ही लिंक है जिसके ऊपर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। जनरली वेबसाइट जो हमारी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग राउट्स के ऊपर अवेलेबल होती हैं, यानी अलग अलग पेजेस के ऊपर अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर हमें होम पेज पर जाना है तो सिर्फ अगर हम स्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब जनरली होता है हमारा होम पेज, या फिर अगर हम /home लिखते हैं तो वो हमारा /home होता है। अगर हमें कुछ सर्च करना है तो उसके लिए हम /सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम NPM पर जाएं तो NPM में पैकेजेस के बाद /express है तो हम एक्सप्रेस वाले पैकेज पर चले जाएंगे। इसकी जगह लेट्स सपोज अगर हम किसी और पैकेज पर जाना चाहते हैं, जैसे हम फिगलेट पर जाना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो /फिगलेट क्या है, /फिगलेट हमारा एक अलग राउट है जो हमें कहीं और ले जाएगा। यानी इस वाले राउट पर जो हमने रिक्वेस्ट भेजी अपने ब्राउजर से तो उसने हमें कुछ और रिस्पॉन्स दिया, उसने हमें एक अलग वेब पेज दिया एज अ रिस्पॉन्स, और एक्सप्रेस वाले राउट ने हमें एक अलग रिस्पॉन्स दिया एज अ वेब पेज। तो जनरली बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट राउट्स होते हैं जिन पर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क और बिटवीन और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। यानी नेटवर्क के ऊपर जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हम कौन से पाथ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये /सर्च क्या है, हमारा एक पाथ है, क्या है, एक पाथ है, /होम क्या है, एक पाथ है, /हेल्प क्या है, एक पाथ है। तो एक अलग पाथ पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास जनरली अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो अलग अलग पाथ के हिसाब से अलग अलग राउट्स के हिसाब से हम अलग अलग रिस्पॉन्सेज कैसे भेज सकते हैं। अभी तो क्या है, अभी हम ऐप डॉट यूज कर रहे हैं, तो जब हम ऐप डॉट यूज करते हैं और उसके अंदर रिस्पॉन्स भेजते हैं तो ये रिस्पॉन्स हम किसी भी राउट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजें सबके लिए एक ही रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। जैसे लेट्स सपोज हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ जाते हैं लोकल होस्ट 8080 पर, हम सिंपली इस लिंक पर गए, हमने रिक्वेस्ट भेजी तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया। अगर हम /fruits करते हैं तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम /help करते हैं तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। उसी तरीके से हॉपस्कॉच से करते हैं, अगर हम /help कर देते हैं यहाँ पर सेंड करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम सर्च करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। पर जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली अलग अलग राउट्स के हिसाब से हम अलग अलग रिस्पॉन्सेज को सेंड कर रहे होते हैं। अब अलग अलग राउट्स के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सेज भेजने के लिए हम ऐप के दूसरे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन के अंडर में काफी सारे मेथड्स देखेंगे, जिसमें से हमारा ये app.get मेथड है। ये मेथड किसी भी राउट के ऊपर अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए काम आता है। उसके अलावा हमारा app.post मेथड होता है, app.put मेथड होता है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं अपने app.get मेथड के साथ। तो app.get मेथड के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा पाथ आर्गुमेंट। पाथ क्या करता है, हमारे लिए हमारा पाथ डिफाइन करता है, यानी कौन से पाथ पर, कौन से राउट पर हमारी रिक्वेस्ट आने वाली है। तो जैसे बाय डिफॉल्ट जो रूट पाथ होता है वो होता है स्लैश की सारी रिक्वेस्ट शुरुआत में स्लैश पर आती है। जैसे अगर हम netflix.com पर जाएंगे तो ये है मेरी netflix.com की साइट, और वहीं पर अगर हमने टाइप किया netflix.com/ तो वो भी सेम मतलब है, मतलब स्लैश हमें एक्सप्लिसिटली जरूरी नहीं हमेशा दिखाई दे लास्ट में, बट स्लैश हमारा डिफॉल्ट पाथ ही होता है। एंड सेकंड जो आर्गुमेंट होगा हमारे app.get के अंदर वो होता है हमारा कॉल बैक, यानी जैसे ही रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट रिसीव हुई इस पाथ के ऊपर, वैसे ही अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए वो सारे के सारे काम इस कॉल बैक के अंदर लिखे होते हैं। तो एक बार लिखते हैं, app.use का काम होता है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट को लिसन करता है, पर हम app.use को क्या करेंगे, हटा देंगे और हम app.get को यूज करेंगे। अब साथ के साथ रिस्पॉन्स के बारे में एक और स्पेशल चीज कि एक बार में हम एक ही रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेम पाथ के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई और उसके 2 रिस्पॉन्स चले गए। हमेशा रिस्पॉन्स में एक ही चीज आती है, वो चीज एक सिंगल स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो चीज एक सिंगल HTML पेज भी हो सकता है, वो चीज एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए app.use भी एक रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स भेजे और app.get भी एक रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स भेजे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग पाथ्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं, पर सेम पाथ के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज नहीं भेज सकते। सेम पाथ के लिए एक ही रिस्पॉन्स सेंड होता है। तो हम app.get के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा रूट पाथ होगा उसके लिए कॉल बैक के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम रिसीव करेंगे और इस हिसाब से हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ। इस तरीके से हमने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। सेम चीज हम डिफरेंट राउट्स के लिए कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं /apple, तो लिख सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ एंड /orange। वैसे इन एप्पल एंड ऑरेंज लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पर ज्यादा लॉजिकल चीजें लिख सकते हैं जैसे /search या /help या /home, बट ये बेसिकली एक तरीका है दिखाने का। इसे लिख सकते हैं यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ एंड यू कॉन्टैक्टेड ऑरेंज पाथ, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। एक बार अपने सर्वर को स्टॉप करके इसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट कर लिया, अब जाकर हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट को अब हमने 8080 पे सेंड किया, तो यहाँ है यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ।
अब एप्पल पे सेंड करेंगे तो एप्पल पाथ, एंड ऑरेंज पर सेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑरेंज पाथ। बट ऑरेंज के अलावा अगर कहीं और सेंड किया, जैसे लेट्स सपोज हम सेंड करते हैं टू पीच, तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि अब रिस्पॉन्स सिर्फ वहीं से आ सकता है जितने राउट्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे लेट्स सपोज हॉपस्कॉच से भी ट्राई करते हैं, अगर हमने एप्पल पे रिस्पॉन्स भेजा, सेंड किया, तो हमारे पास आया यू कॉन्टैक्टेड एप्पल पाथ, और अब हम मैंगो का करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंगो वाला पाथ डिफाइन नहीं है। तो इस केस में हमारे पास 404 आएगा स्टेटस, यानी पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम राउटिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउट्स को हम डिफाइन करते हैं। पर अगर किसी भी केस में हम चाहते हैं, जैसे ये सारे पाथ तो हमारे स्पेसिफिक पाथ्स डिफाइंड है, पर मान लो किसी यूजर ने किसी और जगह रिक्वेस्ट भेजी, किसी और राउट पे रिक्वेस्ट भेजी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, कोई अपना कस्टम रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्टार। तो इस तरीके से अगर हम पाथ में स्टार लिखते हैं तो स्टार का मतलब होता है सारे के सारे पाथ, यानी ऊपर जो लिख दिए, ऊपर वाले पाथ से अगर मैच हो गया और रिस्पॉन्स सेंड हो गया तो ठीक है, पर बाकी के अगर किसी पाथ में ये चीज मैच हो गई, यानी स्टार यानी वाइल्ड कार्ड, यानी कुछ भी हो सकता है पाथ, तो उस केस में अगर हम अपने स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना कॉल बैक डिफाइन कर सकते हैं, और कॉल बैक के अंदर हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस पेज या दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके का हम एक रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो सर्वर को एक बार दोबारा से स्टॉप करके रीस्टार्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आ जाते हैं हॉपस्कॉच पर। हॉपस्कॉच पर जब हम 8080 को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमारे पास आ गया रूट पाथ, जब एप्पल को भेजा तो हमारे पास आ गया एप्पल पाथ। पर अगर हम किसी नए ही फ्रूट को भेजते हैं, लेट्स सपोज वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू पाइनएप्पल टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइनएप्पल, तो अब हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो अब हमारे पास 404 नहीं आया, स्टेटस तो ओके आया, मतलब कोई एरर नहीं आया, पर रिस्पॉन्स में आया दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमारा कस्टम रिस्पॉन्स था जिसको हमने डिफाइन किया था। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक राउट्स के लिए तो ठीक रिस्पॉन्स जाए, पर दूसरे केसेस में 404 एरर ना जाए, कुछ स्पेसिफिक एरर जाए, तो उस केस में हम अपने एरर को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस वाइल्ड कार्ड। अब जैसे हमने ऐप डॉट गेट यूज किया है, ऐसे ही हम अपना ऐप डॉट पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐप डॉट पोस्ट और इसे कर देते हैं स्लैश, और यहाँ रिस्पॉन्स में हम भेजने वाले हैं यू सेंट अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू रूट। इसको कर लेते हैं सेव, सर्वर को कर लेंगे दोबारा से रीस्टार्ट किया, इस बार हॉपस्कॉच पर आए, और इस बार हम अगर रूट को नॉर्मली रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये तो होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट में आया यू कॉन्टैक्टेड रूट पाथ। पर अगर हम यहाँ से रिस्पॉन्स का टाइप चेंज कर दें टू पोस्ट, और इस बार अगर सेंड करें तो इस बार डिफरेंट रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा यू सेंट अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू रूट। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वेस्ट टाइप के हिसाब से हम ऐप के अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं टू सेंड अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पाथ। अब नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा नोडमोन। अभी तक हम क्या करते आए हैं, नोड के बेसिस पर अपने सर्वर को स्टार्ट करते आए हैं, और अभी तक हमने एक प्रॉब्लम जो है उसको एनकाउंटर किया होगा कि बार बार जब भी हमें एक छोटा सा चेंज करना होता है अपने सर्वर साइड के कोड के ऊपर, तो हमें बार बार अपने सर्वर को स्टॉप करना होता है, उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है नोड के साथ। तो इसीलिए हम एक और स्पेशल पैकेज इंस्टॉल करेंगे नोडमोन। नोडमोन हमें वो पावर देता है जिससे हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सकता है विदाउट कोड चेंजेस, यानी कोड के अंदर जैसे ही हमने कोई नए चेंजेस किए, उन चेंजेस को सेव किया, तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा और बार बार हमें उसे स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नोडमोन एक्सप्रेस की तरह एक पैकेज होता है एनपीएम के अंदर, तो इसे जाकर हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे फॉर नोडमोन, और यहाँ हम चले जाएंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं npm i nodemon। तो क्लियर कर लेते हैं। जनरली हम नोडमोन को ग्लोबली सेव करते हैं, हम चाहें तो इसे लोकली सेव कर सकते हैं विद npm install nodemon, और हम चाहें तो इसे ग्लोबली भी सेव कर सकते हैं। इसको ग्लोबली सेव करना एक अच्छा तरीका रहेगा, तो हम npm install -g nodemon करने वाले हैं, तो ग्लोबली हर जगह हमारा नोडमोन अवेलेबल होगा। इसको चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं nodemon -v, तो यहाँ से हमारे पास हमारे नोडमोन का वर्जन प्रिंट हो जाएगा, यानी जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल रहा। और अब अगर हमें सर्वर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं nodemon index.js, यानी नोड की जगह अब हम नोडमोन लिख रहे होंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने इस नोडमोन के वर्जन को इंस्टॉल किया है। जब भी हमें नोडमोन को रीस्टार्ट करना हो हम rs टाइप कर सकते हैं, और इसने क्या किया, हमारे सर्वर को स्टार्ट कर दिया। सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज हमारे app.get में अगर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आती है रूट पाथ में, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं हेलो आई एम रूट। इस तरीके से हमने रिस्पॉन्स यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जैसे ही हम इस रिस्पॉन्स को सेव करेंगे, वैसे क्या हुआ, हमारा नोडमोन वाला सर्वर अपने आप स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ से सर्वर को स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो गया। तो ये रीस्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एंड जैसे ही रीस्टार्ट हो गया वैसे ही हमारे नए चेंजेस अप्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बार जब हम अपने लोकल होस्ट को रिक्वेस्ट भेजेंगे 8080 को, तो हमारे पास आएगा हेलो आई एम रूट। तो हमारे नए चेंजेस के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है। तो इसीलिए नोडमोन को हम इंस्टॉल करते हैं। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने लोकली इंस्टॉल करने का चूज किया, तो हमेशा याद रखना है जिस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करेंगे वहाँ पर हर बार हमें उसे लोकली री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि बार बार हमें हमारे सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े। हमारा यूजर नेम और एक पैरामीटर है हमारी आईडी। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट के अंदर जो भी ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे वेरिएबल्स आते हैं, 5 पैरामीटर्स आते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने बस इन्हें प्रिंट करवाया है, हम चाहें तो इन्हें एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर नेम, और अपना एक आईडी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। तो रिक्वेस्ट के अंदर से ये हमारे पैरामीटर्स यूजर नेम एंड आईडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। एंड फिर जब हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, तो हम रिस्पॉन्स में सेंड करने वाले हैं वेलकम टू द पेज ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं पेज ऑफ, इसे कह देते हैं @ एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे अपने यूजर नेम का नाम। तो ये हमारा यूजर नेम प्रिंट हो गया। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इस बार जब हम अपना कॉलेज को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ आएगा वेलकम टू द पेज ऑफ अपना कॉलेज। अब यहाँ तो सिर्फ प्रिंट होकर आ रहा है, बाकी जनरली इंस्टाग्राम कैसे काम करता होगा, इंस्टाग्राम रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा एक HTML टेम्पलेट, एक पूरा का पूरा पेज भेजता होगा, जिसके अंदर फिर इन्फॉर्मेशन और ज्यादा रिक्वेस्ट जाती होंगी, सब रिक्वेस्ट, एंड फिर अपना कॉलेज वाला जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल इन होती होगी। नाउ इफ आई वांट टू सर्च फॉर एप्पल,
तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अब हम एप्पल के पेज पर आ गए। अब हमें गूगल के पेज पर जाना है तो हम गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सेंड किया तो वेलकम टू द पेज ऑफ गूगल। तो इस तरीके से अलग अलग यूजर नेम, अब चाहे तो हम कुछ भी यूजर नेम डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो अपना यूजर नेम भी अगर मैंने डाला तो वो यूजर नेम के हिसाब से हमारे पास एक रिस्पॉन्स जरूर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पाथ पैरामीटर्स काम करते हैं। और ये तो हो गई सिर्फ स्ट्रिंग रिस्पॉन्सेस। हम चाहें तो एक HTML कोड भी भेज सकते हैं, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट कोड इज इक्वल टू एक HTML की हम स्ट्रिंग बना सकते हैं जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हम भेज सकते हैं, या इसको HTML स्ट्रिंग कह देते हैं। H1 टैग हम भेज देंगे और H1 टैग के अंदर हम अपना सारा का सारा कोड जो है वो लिखने वाले हैं। यहाँ पर आ गया इस तरीके से, एंड यहाँ हम सेंड कर देंगे अपनी HTML स्ट्रिंग को। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हम यहाँ पर लोकल होस्ट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। हम 8080 पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आएगा। बट लेट्स सपोज हम अपनी रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं अपना कॉलेज को /123 उसकी ID एंटर किया तो यहाँ आ गया वेलकम टू द पेज ऑफ अपना कॉलेज। यहाँ पर हम कल को चाहें तो वी कैन क्रिएट अ इंस्टाग्राम पेज फॉर डेल्टा, एंटर किया वेलकम टू द पेज ऑफ डेल्टा। तो इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट काम करती हैं और इस तरीके से कस्टम पेजेस जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेरी स्ट्रिंग्स के बारे में। जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो एक क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर चला जाता है। जैसे इफ आई सर्च फॉर एप्पल तो यहाँ पर क्या हुआ, URL के अंदर हमारे पास आता है समथिंग कॉल्ड Q इज इक्वल टू एप्पल। तो ये क्या है, ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसा ही सिमिलर चीज NPM के साथ होती है। जैसे NPM में अगर हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज हमने एक्सप्रेस सर्च किया, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे अगर हम URL को नोटिस करें तो URL में क्वेरी स्ट्रिंग यानी क्वेश्चन मार्क के बाद आता है Q इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो यहाँ Q इज इक्वल टू एक्सप्रेस की जगह अगर हम कोई और पैकेज लिख देते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा फिगलेट, तो ये क्या करेगा, फिगलेट वाला सर्च पेज हमें दिखाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं नोडमॉन, तो ये हमें नोडमॉन वाला सर्च पेज दिखाएगा। तो इस तरीके से Q इज इक्वल टू समथिंग हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है। तो अब URL के अंदर अगर हमने रिक्वेस्ट किया है विद सम क्वेरी स्ट्रिंग, तो उन क्वेरी स्ट्रिंग्स के लिए रिक्वेस्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब क्वेरी स्ट्रिंग्स के लिए रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम एक नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं app.get/search। तो सर्च का एग्जाम्पल ले लेते हैं और सर्च के अंदर हम क्या करेंगे, सर्च के अंदर हम एक नया कॉल बैक क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम सबसे पहले तो प्रिंट करवाने वाले console.log हमारी request.query। request.query क्या है, request.query के अंदर हमारी सारी की सारी वो क्वेरीज प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएंगी जो एक रिक्वेस्ट के साथ आती हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग्स में जितनी भी क्वेरीज आई हैं वो सारी की सारी इस पैरामीटर के अंदर हमें मिल जाएंगी। और साथ में हम रिस्पॉन्स में अभी के लिए सेंड कर देते हैं सक्सेस। इसको कर लेते हैं सेव, या सक्सेस की जगह अभी दिखाते हैं नो रिजल्ट्स, क्योंकि हमारी सर्च का लिंक है तो उसमें हम नो रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं अपने हॉपस्कॉच पर, लोकल होस्ट 8080 में हम जाएंगे /search में, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद लेट्स सपोज अगर हमें Q इज इक्वल टू क्वेरी भेजना चाहते हैं कि हमें सर्च करना है फॉर एप्पल, इसको कर लेते हैं सेंड। तो यहाँ आ रहा है नो रिजल्ट्स, और वापस से कंसोल में जाएंगे तो यहाँ क्वेरी हमारे लिए प्रिंट हो गई। क्वेरी में क्या था, Q क्वेरी आई जिसके अंदर वैल्यू है हमारी एप्पल। हम चाहें तो बिना इसके भी इसे भेज सकते हैं, बिना इसके सेंड कर सकते हैं। और इस बार क्या प्रिंट हुआ, इस बार सिंपली हमारे पास एप्पल प्रिंट हुआ। हम चाहे तो मल्टीपल चीजें भी भेज सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में, एंड लिखते हैं एंड उसके बाद हम लिखते हैं हमें कौन सी एप्पल चाहिए, कलर में हमें चाहिए ग्रीन कलर की एप्पल, सेंड करेंगे। एंड यहाँ पर इस बार दो क्वेरी स्ट्रिंग्स आई, कलर में है ग्रीन एंड Q में है एप्पल। तो इस तरीके से पैरामीटर्स के अंदर जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग्स, वो इन्फॉर्मेशन app.get के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आती है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के क्वेरी पैरामीटर में आकर स्टोर हो जाती है। और अब हम चाहें तो इस क्वेरी पैरामीटर से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराते हैं। लेट्स सपोज हमने एक सिंगल रिक्वेस्ट हमें रिसीव करनी है जो हम Q के अंदर स्टोर करवाएंगे, इसे सेव कर लेते हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर हम भेजने वाले हैं दीज आर द सर्च रिजल्ट्स, या सिर्फ लिख देते हैं सर्च रिजल्ट्स फॉर क्वेरी, एंड यहाँ हम लिख देते हैं अपनी क्वेरी का नाम यानी Q। इसको कर लेते हैं सेव। एंड लेट्स सपोज अब हम क्वेरी भेजते हैं Q इज इक्वल टू एप्पल के लिए, सेंड करेंगे तो हमारे पास आ गया सर्च रिजल्ट्स फॉर क्वेरी एप्पल। अब हम ऑरेंज के लिए सर्च रिजल्ट्स सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट्स फॉर ऑरेंज। अब हम लेट्स सपोज वी सर्च इट फॉर पाइनएप्पल, तो सेंड करेंगे सर्च रिजल्ट्स फॉर पाइनएप्पल। तो अभी तो यहाँ पर इतना ज्यादा सेंस नहीं बना रहा होगा क्योंकि हम फ्रूट्स के एग्जांपल ले रहे हैं, बट NPM के अंदर सेम चीज होती है। NPM के अंदर जब हमने Q इज इक्वल टू नोडमॉन सर्च किया तो हमारी सर्च में नोडमॉन लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पर फिगलेट सर्च करेंगे तो हमारे पास सर्च में यहाँ पर फिगलेट लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ पर HTML बेस्ड रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। जैसे ये सारी चीज हम चाहें तो एक H1 टैग के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब अगर हम लोकल होस्ट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे विद /search, एंड इसके अंदर हम Q इज इक्वल टू अगर हम एप्पल भेजते हैं तो यहाँ आएगा सर्च रिजल्ट फॉर एप्पल, अगर हम ऑरेंज भेजते हैं तो यहाँ आएगा सर्च रिजल्ट फॉर ऑरेंज। तो इस तरीके से अगर हमारी URL के साथ हमें अलग अलग क्वेरी स्ट्रिंग्स मिलते हैं तो उसके बेसिस पर हम भी अपना एक कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स भेज सकते हैं फ्रॉम आवर सर्वर। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें क्वेरी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें सर्च के बाद किसी ने कोई क्वेरी नहीं भेजी, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ क्वेरी डजंट एग्जिस्ट यानी नॉट ऑफ क्वेरी। उस केस में हम एक अलग रिस्पॉन्स सेंड करना है। उस केस में हम सेंड करना चाहते हैं एक H1 टैग जिसके अंदर हम लिख सकते हैं नथिंग सर्च्ड। इसे सेव कर लेते हैं। एंड इस बार अगर हम ऑरेंज के लिए सर्च करेंगे तो हमें ऑरेंज मिलेगा। अगर हम लेट्स सपोज वी सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट तो हमें माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा। बट अगर Q हमने लिखा ही नहीं, हमने खाली छोड़ दिया, तो इस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा नथिंग सर्च, यानी आपने कुछ सर्च ही नहीं किया इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। वरना अगर हम कुछ सर्च करते तो हमारे पास रिस्पॉन्स जरूर आता। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेस काम करता है। एक्सप्रेस के जो 4 बेसिक यूजेस थे, यानी रिक्वेस्ट के लिए लिसन करना, उस रिक्वेस्ट को पास करना, उस रिक्वेस्ट को राउट करना एंड उस रिक्वेस्ट के हिसाब से सूटेबल रिस्पॉन्सेज को सेंड करना, वो सब हमने कवर कर लिया है। और हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर और डिटेल में इन्हीं चीजों को स्टडी करने वाले हैं।
आई रिमेंबर इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट्स के बारे में। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स हमारे लेआउट्स होते हैं। जैसे हमने रेज्यूमे टेम्पलेट्स की ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर हमारे पास रेज्यूमे का एक लेआउट आ जाए, एक टेम्पलेट आ जाए, तो उसमें मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन भर के अपने लिए पर्सनल एक रेज्यूमे बना पाऊंगी और आप भी उस टेम्पलेट के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन भर के अपने लिए एक रेज्यूमे बना पाएंगे। तो इस तरीके से टेम्पलेट्स हमारे फिक्स लेआउट्स होते हैं जिनसे मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर उनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन भर दी जाए। तो अब जैसे इसमें पाथ पैरामीटर्स का एग्जांपल लें तो हमने डिस्कस किया था कि पाथ पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल आ जाता है इस तरीके से, और इस वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज हमने यूजर नेम की जगह स्लैश अपना कॉलेज लिखा तो हमारे वेरिएबल के अंदर अपना कॉलेज आ जाएगा। अगर हमने स्लैश एबीसी लिखा तो हमारे वेरिएबल के अंदर एबीसी आ जाएगा। अगर हमने स्लैश एक्सवाईजी लिखा तो हमारे यूजर नेम के अंदर एक्सवाईजी आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एक टेम्पलेट है जिससे हम अलग अलग राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पूरे के पूरे पेज को क्रिएट करने के भी टेम्पलेट्स होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम के पेज पर जाएं तो इंस्टाग्राम पर इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा। कोई भी इंस्टाग्राम का जो पेज होता है, अगर हम उसे अपने ब्राउजर की विंडो पर खोले तो यहाँ पर हमें यूजर नेम दिखाई देगा, फिर हमें फॉलो और मैसेज के बटन दिखाई देंगे, फिर हमें फॉलोअर्स का फॉलोइंग अकाउंट दिखाई देगा एंड नीचे की साइड हमें पोस्ट दिखाई देंगे। अब उसके साथ में अगर लेट्स सपोज हम किसी और कंपनी का इंस्टाग्राम पेज खोलते हैं तो वहां पर भी सिमिलर फॉर्मेट होगा, यानी ऊपर नाम लिखा हुआ है, फिर 2 बटन्स बने हुए हैं, उसके बाद फॉलोअर्स फॉलोइंग काउंट है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे की तरफ हमें पोस्ट दिखाई देंगे। अगर एक और कंपनी का इंस्टाग्राम हम खोलें तो वहां पर भी सेम लेआउट फॉलो हो रहा होगा कि ऊपर नाम होगा, फिर फॉलो मैसेज के बटन्स होंगे, उसके बाद फॉलोअर्स फॉलोइंग के अकाउंट होंगे, नीचे की तरफ पोस्ट दिखाई देंगे। तो इंस्टाग्राम के ऊपर तो इतने सारे अकाउंट्स हैं, क्या हर एक अकाउंट के लिए अलग HTML पेज क्रिएट किया गया है? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली जब भी वेबसाइट्स के अंदर सिमिलर लेआउट बहुत बार यूज होता है तो हम उस लेआउट को बार बार नहीं क्रिएट करते, मतलब उस लेआउट को बार बार हम HTML की फॉर्म में HTML फाइल्स नहीं बना रहे होंगे। हम क्या करेंगे, एक बार उसका एक सिंगल टेम्पलेट बना लेंगे और जब भी किसी को नया इंस्टाग्राम का पेज चाहिए होगा उसे वो सेम टेम्पलेट दे देंगे। यानी टेम्पलेट को हम एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट हो तो उससे सारी की सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। हमें ब्लूप्रिंट को तो एक बार बनाना पड़ता है, पर उसकी जो कॉपीज निकलती हैं वो मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। जैसे कार का जब भी मॉडल डिजाइन होता है, एक कार को जब भी जो डिजाइनर्स होते हैं डिजाइन करते हैं वो एक ही बार डिजाइन करते हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कार्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्स के अंदर अलग अलग हम कलर्स डाल सकते हैं, अलग अलग फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो वही सिमिलर मतलब है यहाँ पर टेम्पलेट्स का कि हम बेसिकली एक लेआउट, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारा पेज कैसा होना चाहिए और उस पेज से फिर हम मल्टीपल अलग अलग पेजेस निकाल लेंगे जो रियल टाइम में यूज होते हैं। तो हमें अलग से थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स ऑफ अलग से HTML पेजेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ही हमारे यूजर्स थाउजेंड्स एंड लैक्स हो। तो उसके लिए हम टेम्पलेटिंग को यूज करते हैं। अब टेम्पलेटिंग को अचीव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। हैंडल बार्स एक काफी पॉपुलर टूल है। इसके अलावा जिस टूल को हम यूज करेंगे EJS, ये भी काफी पॉपुलर टूल है। EJS की फुल फॉर्म होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। तो EJS को यूज करने के हमारे 2 मेजर रीजन है। सबसे पहला, ये काफी पॉपुलर टूल है टेम्पलेटिंग के लिए, एंड दूसरा रीजन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही हम काफी सारी चीजें अचीव कर लेंगे। तो EJS की बात करें तो इट इज अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू जनरेट HTML मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। यानी हम EJS की हेल्प से एक HTML टेम्पलेट्स बना पाएंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी लिख पाएंगे। उसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि कैसे अचीव करना है, पर बेसिकली यही हमारा मोटिव रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर हम टेम्पलेट्स कैसे बनाने कि हमें हजारों पेजेस ना क्रिएट करने पड़े, ऑटोमेटिकली अलग अलग यूजर के हिसाब से, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे लिए वो पेजेस क्रिएट हो जाएं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। वो चीज हम सीखने वाले हैं। अब EJS को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम उसे छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। हमने EJS डायरेक्टरी नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है और टर्मिनल के अंदर हम इसी डायरेक्टरी के अंदर है। तो सबसे पहले इसमें अपनी package.json को इनिशियलाइज कर लेते हैं npm init, और npm init के साथ हम -y वाला फ्लैग यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे ऑप्शंस हमारे लिए डिफॉल्ट सेट हो जाते हैं। एंटर करेंगे तो एक बार में हमारी package.json क्रिएट हो जाएगी। इसमें सारी चीजें हैं, हम चाहे तो और चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ऑथर के अंदर मैंने लिख दिया श्रद्धा। इसके साथ साथ हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, नोड मॉड्यूल्स में काफी सारी चीजें आ गई हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर। एंड EJS को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। EJS को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं npm i EJS, इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। एंड अब नोड मॉड्यूल्स में हम जाएंगे। डिपेंडेंसीज में तो दिख ही रहा है, इसके साथ साथ हमारा EJS का एक पूरा फोल्डर या नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास बनकर आ गया है। और साथ के साथ इस डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी index.js नाम की एक फाइल बना लेते हैं। तो ये हमारी index.js नाम की फाइल, और अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास EJS इंस्टॉल होकर आ गया है। अब बात करते हैं कि EJS को एक्जैक्टली हम यूज कैसे करते हैं, और जब हम टेम्पलेट्स कह रहे हैं कि हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, उसका एक्जैक्टली मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले तो index.js के अंदर हम कुछ कुछ चीजें करने वाले हैं। हम अपना एक्सप्रेस जो है उसे रिक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को, एंड उसके साथ साथ हम अपनी ऐप को क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूट करके एक्सप्रेस को। app.listen, अपना पोर्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, const port इज इक्वल टू 8080 एंड app.listen पोर्ट, एंड उसके साथ साथ हम अपना कॉल बैक क्रिएट कर लेंगे और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे console.log listening ऑन पोर्ट, एंड यहाँ हम अपना पोर्ट नंबर लिख देते हैं। इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। अब हम इसे रन करेंगे यूजिंग नोडमोन। अब आपने अगर नोडमोन को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया था लास्ट सेशन के अंदर, तो आपको इसे दोबारा से लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हम नोडमोन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। तो हम स्टार्ट कर लेंगे अपने सर्वर को। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि EJS को हम एक्जैक्टली यूज कैसे करेंगे। EJS को यूज करने के लिए हमें अपने कोड के अंदर कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। यानी हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है app.set view engine EJS। ऐप के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है सेट करके, जो व्यू इंजन को सेट कर देगा टू EJS। अब यहाँ पर व्यू इंजन का क्या मतलब है, अब एक बार इस लाइन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर हम सेट कर सकते हैं कि app.set, हम अपने व्यू इंजन को सेट कर रहे हैं टू EJS।
इसको कर लेते हैं सेव। अब एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जैसे हमने रिक्वायर किया है अपने एक्सप्रेस को, क्योंकि एक्सप्रेस एक पैकेज था, पर ईजेएस भी तो एक पैकेज है, उसे हमने क्यों नहीं रिक्वायर किया? क्योंकि ईजेएस को ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट इंटरनली रिक्वायर कर लेता है, तो इसीलिए हमें ईजेएस को दोबारा से जाकर रिक्वायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस ने उसे इंटरनली कर लिया है रिक्वायर, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर हम ईजेएस को यूज कर रहे हैं। अब app.set का क्या काम होता है? app.set कई सारी डिफरेंट चीजें सेट करने के काम आता है ये फंक्शन, एंड इसके अंदर एक चीज जो हम सेट कर सकते हैं वो है हमारा व्यू इंजन। व्यू कहने का मतलब है यहाँ पर, व्यू का मतलब जब भी हम व्यू वर्ड सुने तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा टेम्पलेट इंजन क्या होगा? टेम्पलेट इंजन से हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो चीज, वो पैकेज जो हमारे व्यूज को या हमारे टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के काम आएगा, उनको रेंडर करने के, दिखाने के काम आएगा, वो होने वाला है हमारा ईजेएस। तो व्यू इंजन हमारा ईजेएस सेट हो गया। अब एक बार अपने लिए app.get कर लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट अगर हमारे रूट पर आती है तो हम अपने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाले कॉलबैक के अंदर चले जाएंगे, और सबसे पहले तो इसे टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ हम response.send कर देते हैं, दिस इज रूट, इसको कर लेते हैं, या इसे होम कह देते हैं, सेव। अब जैसे ही हम अपने लोकल होस्ट 8080 पर कॉल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रिंट होकर दिस इज होम, यानी हमारा सर्वर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब ईजेएस क्या करता है? ईजेएस की हेल्प से हम रिस्पॉन्सेज को सेंड नहीं करते, हम रिस्पॉन्सेज को रेंडर करते हैं। यहाँ पर क्या वर्ड है ईजेएस के यूज में कि हम रिस्पॉन्सेज को रेंडर करते हैं। रेंडर करने का क्या मतलब होता है? रेंडर करने का मतलब होता है फाइल्स को भेजना। रिस्पॉन्सेज जब हम सेंड कर रहे थे तो सेंड में हम क्या क्या कर रहे थे? हम अपनी कोई भी स्ट्रिंग है जिसे भेज सकते हैं, हम अपना कोई भी एरे है जिसे भेज सकते हैं, हमारी कोई बूलियन वैल्यू है, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम HTML को भेज सकते हैं। पर हमें किसी बड़ी सी फाइल को भेजना हो तो, क्योंकि हर बार response.send के अंदर हम बड़ा सा HTML का कोड विद CSS विद जावास्क्रिप्ट इतनी सारी चीजें तो लिख नहीं सकते, तो अगर हमें किसी फाइल को भेजना होता है, किसी HTML कोड को भेजना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, उसके लिए हम response.render को यूज करते हैं। और response.render के अंदर हम कोई नॉर्मल फाइल नहीं भेजते, हम अपनी एक ईजेएस फाइल को भेज रहे होंगे। अब सबसे पहले तो ईजेएस फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? अपने ईजेएस डायरेक्टरी के अंदर ही एक और फोल्डर बनाएंगे व्यूज नाम से। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक्सप्रेस के अंदर व्यू इंजन को यूज करते हैं तो व्यू इंजन एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जितने भी व्यूज हैं, यानी हमारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जो हमारे ईजेएस टेम्पलेट्स बनेंगे, वो सारे के सारे एक व्यूज नाम के फोल्डर में होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस इसी व्यूज वाले फोल्डर को ढूंढेगा हमारे टेम्पलेट्स को रेंडर करने के लिए। अब हम चाहें तो डिफॉल्ट फोल्डर का नाम व्यूज से कुछ और भी सेट कर सकते हैं, पर जनरली हम इसे व्यूज ही रखते हैं, तो व्यूज वाले फोल्डर के अंदर हम सारे के सारे अपने व्यूज यानी टेम्पलेट्स को स्टोर कराएंगे। अब टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं? हम ईजेएस के टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, यानी हम एक टेम्पलेट को नाम दे सकते हैं home.ejes, और ये home.ejes क्या होने वाला है? बेसिकली इसके अंदर हम अपना HTML जावास्क्रिप्ट का मिक्स एक कोड क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट। अब उसके लिए जनरली हम शुरुआत कर सकते हैं बेसिक HTML के साथ। तो हमने क्या किया? home.ejes नाम की फाइल बनाई, .ejes से पता चल रहा है ये ईजेएस का एक टेम्पलेट है, और इस फाइल के अंदर हम अपना HTML का कोड ही लिखते हैं, यानी ये पूरी की पूरी फाइल रेंडर हो जाएगी जाकर। इसको हम नाम दे सकते हैं होम पेज, एंड यहाँ हम अपने प्रॉपर टैग्स बना सकते हैं H1, दिस इज द होम पेज। हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर हम रैंडम टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर देंगे, उसके साथ साथ लास्ट में हम कोई रैंडम बटन बना सकते हैं, क्लिक मी, एंड इस तरीके से एक काफी सारा कोड है जिसको हम डायरेक्टली अगर response.send के अंदर लिखते तो शायद बहुत बल्कि और बहुत अजीब सा हमारा कोड हो जाता, बट यहाँ हमने सिंपली इसे एक ईजेएस टेम्पलेट के अंदर एक फाइल के अंदर लिख दिया है। अभी इस कोड के अंदर कुछ ऐसा सीखने लायक नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक HTML है जिसको हमने लिखा है। अब index.js के अंदर हम क्या करेंगे? जब हम response.send कर रहे थे उसकी जगह हम response.render करेंगे, और रेंडर के अंदर हम भेज रहे होंगे home.ejes वाली अपनी फाइल को। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि home.ejes response.render को कैसे पता चलेगा कि home.ejes है कहाँ पर, क्योंकि home.ejes तो हमने व्यूज वाले फोल्डर में बनाई है। तो इसका जवाब ये कि एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट जब हम response.render को कॉल लगाएंगे तो व्यूज वाला फोल्डर ढूंढेगा, और व्यूज वाले फोल्डर के अंदर जाकर होम को सर्च करेगा। अब यहाँ पर अगर हम .ejes ना लिखें तो भी चल जाएगा, यानी तो भी हमारा कोड रन करेगा, और हमने .ejes लिखा है तो भी कोड रन करेगा। तो अभी के लिए home.ejes हमने लिख लिया है, और बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी का नाम हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एक्सप्रेस हमारी व्यूज डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर चेक करेगा। अब हम अपने लोकल होस्ट 8080 को रिफ्रेश कर लेते हैं, और इस बार क्या हुआ? इस बार पूरा का पूरा HTML पेज हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट था जिसे एक्सप्रेस ने अब रेंडर करा दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग स्मॉल डेटा। अब यहाँ पर अगर हम .ejes को हटा दें, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो भी हमारा पूरा कोड काम करेगा रिफ्रेश करने पर, क्योंकि .ejes से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक्सप्रेस हमारे नाम के बेसिस पर सर्च करता है हमारी व्यूज डायरेक्टरी के अंदर। अब इसके साथ साथ ejes को तो हमने इंस्टॉल किया ही था, साथ के साथ हमारी एक एक्सटेंशन होती है EJS नाम से, ये वाली हमारी एक्सटेंशन है EJS लैंग्वेज सपोर्ट नाम से। इस एक्सटेंशन को हम चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आगे जाकर EJS का जो कुछ सिंटैक्स होता है वो हमारे लिए हाईलाइट होकर आ जाएगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर लें जल्दी से जल्दी जाके। अब नेक्स्ट हम छोटी सी चीज नोटिस करने वाले हैं। अपने एक बार सर्वर को हम स्टॉप करेंगे। अभी हम कहाँ पर हैं? हम EJS डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो एक बार क्या करेंगे? हम इसकी पेरेंट डायरेक्टरी के पास जाएंगे, मतलब cd डॉट करके हम बैकएंड, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है, बैकएंड के अंदर अगर चेक करें तो हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं। इसमें से एक था हमारा EJS डायरेक्टरी। हम चाहें तो अपने इस वाले सर्वर को, जो हमारा EJS डायरेक्टरी के अंदर index.js का सर्वर है, इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपली करना पड़ेगा nodemon और फिर अपनी EJS डायरेक्टरी और उसके अंदर index.js। तो ये स्टेटमेंट अगर हम लिख देंगे तो हम अपने सर्वर को बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंटर किया तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर के अंदर एक बार index.js में हम एक और राउट क्रिएट करते हैं, इसको लिखेंगे /hello, और ये क्या करेगा? हमारे लिए एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा जिसमें हमें मैसेज मिलेगा हेलो। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। तो अब अपने लोकल होस्ट 8080/hello पर जाएंगे
तो क्या कर रहा है, हेलो हमारे लिए वर्क कर रहा है। अब दोबारा से रूट पर जाएं और इसे रिफ्रेश करें, तो इस बार हमारे पास क्या आएगा, इस बार हमारे पास एरर आएगा। एरर को ध्यान से देखें तो एरर में लिखा हुआ है फेल्ड टू लुकअप व्यू home.ejs इन व्यूज डायरेक्टरी, यानी हमारे कोड को व्यूज डायरेक्टरी के अंदर home.ejs दिख ही नहीं रहा, और वो व्यूज डायरेक्टरी को कहां सर्च कर रहा है, हमारा कोड बाय डिफॉल्ट व्यूज डायरेक्टरी को बैकएंड के अंदर सर्च करने की कोशिश कर रहा है, यानी जहां से सर्वर रन हुआ है वहां वो व्यूज को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। जहां पे index.js जिसके थ्रू हमने अपने सर्वर को रन किया है उसके पेरेंट फोल्डर यानी ejs डायरेक्टरी के अंदर व्यूज सर्च नहीं हो रहा, व्यूज वहां सर्च हो रहा है जहां से हमारा सर्वर रन हुआ है, यानी हमारे बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर। तो ये दिखाता है कि हमारा कोड अभी उस स्थिति के अंदर है जिसमें अगर ejs डायरेक्टरी के अंदर रहकर ही हम अपने सर्वर को रन करें तभी ये कोड काम करेगा, नहीं तो हमारे जो व्यूज हैं वो कभी रेंडर ही नहीं हो पाएंगे। अगर हमें इस चीज को चेंज करना है कि ऐसा ना हो और हम इस तरीके से डिफाइन कर दें कि हमारे व्यूज वाला ये फोल्डर हमेशा ejs डायरेक्टरी के अंदर ही मिलेगा, तो उसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं विच इज app.set और इसमें हम लिख देंगे व्यूज, एंड व्यूज के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे path.join नाम से। path.join के अंदर हम __ डायरेक्टरी नेम लिखेंगे एंड एक सेकंड पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम है व्यूज, इसको कर लेते हैं हम /views और इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर path.join आएगा और ये path एक्चुअली हमारा एक पैकेज होता है जिसे हमें ऊपर रिक्वायर करना पड़ेगा। तो पैकेज को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं const path इज इक्वल टू रिक्वायर हमारा path पैकेज, इसको कर लेते हैं सेव। एंड ये दो लाइनें हमें लिखनी पड़ती हैं जिसकी मदद से हम बेसिकली क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना पाथ नाम का एक पैकेज है जिसे रिक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐप के अंदर सेट करते हैं व्यूज को टू दिस पाथ। बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारा जो व्यूज नाम का फोल्डर है वो आपको ऐसा नहीं है कि जहां से आप सर्वर रन करेंगे वहां पर मिलेगा, हम बता रहे हैं कि ये जो व्यूज नाम का फोल्डर है ये हमें इस जगह पर मिलेगा। हम व्यूज वाले फोल्डर का यहाँ पर पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पाथ दिखाने के लिए हमने एक फंक्शन यूज किया है path.join। तो पाथ पैकेज के अंदर हमारे ज्वाइन नाम का फंक्शन होता है जो दो पाथ्स को ज्वाइन करने के काम आता है। इसमें सबसे पहला पाथ हमने लिया __ डायरेक्टरी नेम, जो बेसिकली हमारी index.js की जो हमारा सर्वर है जहां पर हमने कोड लिखा है उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो index.js की करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, index.js की करंट वर्किंग डायरेक्टरी है बैकएंड के अंदर अभी जाकर हम जो ejs डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पाथ हमारी इस डायरेक्टरी नेम के अंदर है और उसके आगे हम ज्वाइन करा रहे हैं /views। तो दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, ये मिलकर हमें करेक्ट पाथ देंगे अपने व्यूज का, और फिर हम अपने ऐप को बता रहे हैं कि व्यूज को एक्सप्रेस को बता रहे हैं जब व्यूज को सर्च करो तो व्यूज को वहां मत सर्च करना जहां से हमारा सर्वर रन हुआ है, व्यूज को हमेशा इसी पाथ में जाकर सर्च करना। तो एक तरीके से व्यूज एक्जैक्टली है क्या, हम उसका हार्ड कोड करके एक्जैक्ट सही पाथ अपने एक्सप्रेस को जाकर बता रहे हैं। और जब हम इस पाथ को सेट कर देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, अब अगर हम जाकर लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट करेंगे तो इस बार हमें अपना होम पेज अच्छे से दिखाई देगा। तो अब हमारे व्यूज जो हैं वो सही से सर्च हो रहे हैं और अब सही से रेंडर हो रहे हैं। इवन तो अभी भी हमने अपने सर्वर को अगर नोटिस करें तो यहाँ बैकएंड से स्टार्ट किया हुआ था, तो यहीं से अपने सर्वर को हम स्टार्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा कोड वर्क करेगा। तो जब भी हम टेम्पलेट्स को यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, पाथ को रिक्वायर करना है और उसके बाद अपने व्यूज के पाथ को सेट कर देना है टू दिस कांस्टेंट पाथ, ताकि हमारे पास कभी भी एरर्स ना आए अगर हम बाहर से भी अपने सर्वर को रन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ejs के अंदर इंटरपोलेशन सिंटैक्स के बारे में। इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस इनटू मार्कअप टेक्स्ट, यानी जो हमारा HTML होता है उसके अंदर हम कुछ एक्सप्रेशंस डालेंगे जिनकी वैल्यूज बाद में इवैल्यूएट होंगी। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमने पहले स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में बात की थी, जिनको हम यूज करते आए हैं। जैसे हम बैकटिक के अंदर अगर लिख दें दिस इज अ एंड उसके बाद हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर दें इस तरीके से नेम, तो हमारे बैकटिक्स क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल है, यहाँ पर ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है, और जब भी ये कोड रन करेगा तो हमारी स्ट्रिंग जो प्रिंट होगी वो दिस इज अ और उसके बाद जो भी नेम है, लेट्स सपोज अपना कॉलेज नेम है, नेम वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर जब भी चीज प्रिंट होगी तो नेम प्रिंट नहीं होगा, नेम के अंदर की जो वैल्यू है वो फाइनल आउटपुट में हमारे पास आ रही होगी। तो ये क्या है, ये हमने एम्बेड कर दिया अपना कोई भी चीज, यानी यहाँ हमने एक वेरिएबल एम्बेड कर दिया, उसकी वैल्यू को एम्बेड कर दिया। एम्बेड करना यानी किसी दूसरी चीज के अंदर कोई वैल्यू को ऐड कर देना। अब यहाँ तो सिर्फ हमने नेम्स ऐड किए, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, पर हमारे जो ईजेस टेम्पलेट्स होते हैं उनके अंदर हम पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड एम्बेड कर सकते हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक एम्बेड कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम वो एम्बेडिंग देखेंगे कि कैसे अपने जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस को हम ईजेस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, और उसी को हम अपना इंटरपोलेशन सिंटैक्स कहते हैं। तो बेसिकली ईजेस को यूज करके हम अपने HTML को डायनेमिक बनाने वाले हैं। डायनेमिक यानी अभी तक हमारा जो HTML है उसके अंदर वही चीजें सर्व होती हैं जो हमने लिखी हुई हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली सारा का सारा वही टेक्स्ट है, सारी की सारी वही एलिमेंट्स है जो हमने अपनी ईजेस फाइल के अंदर भी लिखे हुए हैं। पर ईजेस का काम होता है अपने HTML को डायनेमिक बनाना, यानी रन टाइम पे जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसी तरीके से हमारा पेज चेंज हो सकता है। उसको एक बार टेस्ट आउट करके देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। अब ईजेस के लिए हमारे पास ये हमारा पेज होता है ejs.co करके, जिसके अंदर सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। वैसे तो काफी छोटा सा पेज है। इसके अंदर ईजेस में इंटरपोलेशन सिंटैक्स को अचीव करने के लिए वील गो टू टैग्स, यानी जैसे हमारे पास HTML के टैग्स होते हैं वैसे ही हमारे पास ईजेस के भी टैग्स होते हैं। ईजेस के टैग्स के अंदर हम अलग अलग चीजें लिखकर अपने HTML को डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे अगर हमें सिंपली कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए अलग ईजेस का टैग होगा, अगर हमें कोई फॉर लूप लिखना है तो उसके लिए अलग ईजेस का टैग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग ईजेस के टैग्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टैग और जो फेमसली यूज टैग है जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारा <% %। तो इस टैग के अंदर ये टैग क्या करता है, आउटपुट्स द वैल्यू इनटू द HTML टेम्पलेट, यानी हम कोई भी HTML का टेम्पलेट बनाएंगे उसके अंदर ये किसी आउटपुट को एम्बेड कर देगा। तो जिस तरीके का काम हमारे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स कर रहे थे कुछ वैसा ही काम हमारे लिए ये वाला टैग करता है, और इस टैग के अंदर लिखा हुआ है HTML एस्केप्ड। तो एक बार इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं। हम अपने home.ejs के अंदर जाएंगे और home.ejs के अंदर यहां हम एक नया टैग बना लेते हैं h3 करके, और h3 के अंदर हम लिखने वाले हैं टैग के बीच में <, इक्वल टू एंड %, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टैग हो गया। जैसे हमारा ओपनिंग टैग होता है h3 और क्लोजिंग टैग इस तरीके से होता है स्लैश के साथ, तो वैसे ये हमारा ईजेस का ओपनिंग टैग है और ये हमारा ईजेस का क्लोजिंग टैग है। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई नॉर्मल कैलकुलेशन लिखते हैं, हमने लिख दिया 1 + 2। अब हमें पता है 1 + 2 3 होता है, पर जनरली अगर हम h1 के अंदर लिखते हैं 1 + 2
तो क्या होता, हमारा HTML तो सिंपली 1+2 ही प्रिंट करवा देता, पर क्योंकि हम यहाँ EJS यूज कर रहे हैं, EJS का मतलब डायनेमिक, तो वो यहाँ पर 1+2 का आउटपुट प्रिंट करवाएगा, क्योंकि टैग क्या करता है, आउटपुट करता है वैल्यू इनटू द टेम्पलेट। तो अब एक बार होम पेज पर जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ H1 में तो 1+2 आ रहा है, पर H3 में क्या आ रहा है, H3 में 3 प्रिंट होकर आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, H3 में हमारे पास 3 प्रिंट होकर आ रहा है। यहीं पर अगर हम कर देते हैं 1/2 एंड ऊपर भी करते हैं 1/2, सेव रिफ्रेश, तो यहाँ तो 1/2 प्रिंट हो गया था, पर यहाँ 1/2 यानी 2 ही प्रिंट हो गया था, हमारा फाइनल आउटपुट प्रिंट होकर आता। अब यहाँ पर इस टैग के सामने लिखा हुआ है HTML एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग ही आएगा। मतलब अगर हम इस टैग को कहीं भी लिखते हैं और इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन होता है, तो उस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट कोई HTML स्ट्रिंग होगी। जैसे 1/2 का फाइनल रिजल्ट एक HTML स्ट्रिंग है विच इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे 3/5 अगर लिख दें, सेव करें और यहाँ रिफ्रेश करें, तो फाइनल आंसर हो गया 15, जो हमारी एक HTML स्ट्रिंग है। इसके साथ साथ चाहे तो हम स्ट्रिंग और डिफरेंट मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपना मेथड यूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, अपना कॉलेज अगर हमने लिख दिया, तो हम स्ट्रिंग के लिए अपना मेथड यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का टू अपर केस। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ जाके रिफ्रेश, तो क्या हुआ, अपना कॉलेज अपर केस में हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई एरे है, एरे के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है डिफरेंट एलिमेंट्स का, इसमें हेलो लिखा हुआ है, इसमें बॉन्जूर लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास नमस्ते लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स का हमारे पास एक एरे है और हम चाहते हैं कि इस एरे का हमें 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाए। इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ से क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। हम चाह रहे हैं इसका हमें सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाए, रिफ्रेश करेंगे तो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बेसिक जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं उससे जो भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसे ये वाला टैग एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसे HTML के अंदर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने डायनेमिक HTML को क्रिएट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर तो हमें अपने EJS टैग्स के अंदर खुद से डेटा क्रिएट करना पड़ रहा है, पर जब भी हम अच्छे लेवल की डेवलपमेंट या अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तब जनरली हमारे पास बैकएंड के साथ साथ हमारा डेटाबेस भी होता है। अब डेटाबेस एक्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास बैकएंड के अंदर डेटा कहां से आ रहा होता है, हमारे डेटाबेस से आ रहा होता है। यानी अगर ये एरे है तो ये एरे हमारे पास नॉर्मली हम खुद से नहीं लिख रहे होंगे, इस तरीके का एरे टाइप डेटा हमारे डेटाबेस से आएगा। तो वो जो डेटा आता है वो जनरली हमारी index.js के अंदर डेटाबेस से आ रहा होता है। और जब भी हम रिस्पॉन्स को रेंडर कराते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक डेटा होता है जिसे हम सेंड करते हैं रेंडर कराने के साथ साथ, तो उसके हिसाब से हमारे डायनेमिक पेजेस क्रिएट होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि एक बार अगर मान लेते हैं डेटाबेस से हमारे पास कुछ डेटा आ गया तो फिर उसे हम EJS के साथ कैसे रेंडर करा सकते हैं। तो हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास बैकएंड के अंदर डेटाबेस से कोई डेटा आता है तो उसे हम EJS में पास कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक नया राउट बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे रैंडम नंबर, या इस राउट को हम नाम दे देते हैं रोल डाइस। इसका काम है कि हमारा जो डाइस होता है उसे रोल करेंगे। अब हमें पता है हमारे डाइस की 6 साइड्स होती हैं, तो 6 में से कोई भी एक साइड है जो ऊपर की तरफ आ सकती है, वो हमारे डाइस का फाइनल नंबर होता है। जैसे हम स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं या फिर हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो के ऊपर हम डाइस को रोल करते हैं और कोई भी फेस ऊपर वाली साइड आ सकता है। हमें बेसिकली 1 से 6 नंबर्स के बीच में कोई एक रैंडम नंबर है जिसे प्रिंट करवाना है अपने रोल डाइस के अंदर। अब ये जो रोल डाइस है इसके लिए हम एक नया टेम्पलेट बनाएंगे अपने व्यूज वाले फोल्डर में, जिसको हम नाम देंगे रोल डाइस डॉट EJS। और इस रोल डाइस डॉट EJS के अंदर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रोल डाइस एंड यहाँ H1 टैग बना लेते हैं, डाइस गेव वैल्यू, और यहाँ हमारे पास कोई एक रैंडम मैथ की वैल्यू आनी चाहिए। अब रैंडम मैथ की वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए हम अपने EJS टैग का यूज करेंगे, लेस देन परसेंटेज इक्वल टू एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। इसके बीच में हमें कोई रैंडम वैल्यू प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 6 के बीच में। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड हमें ऑलरेडी आता है। हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट रैंडम, और उसके अंदर हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाइड बाई 6 + 1। इसको कर लेते हैं सेव, तो ये हमारा रैंडम डाइस को रोल करके 1 से लेकर 6 तक के बीच में एक रैंडम नंबर प्रिंट करवाने का कोड हो गया, और ये सारा का सारा रोल डाइस डॉट EJS के अंदर आएगा। होम डॉट EJS को भी कर देते हैं क्रॉस, और अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे, एंड रेंडर में हम सेंड करने वाले हैं रोल डाइस डॉट EJS को। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से हम कॉल लगाएंगे लोकल होस्ट 8080/roll डाइस को। एंटर किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डाइस गेव वैल्यू 3। तो रैंडम नंबर हमारे पास 3 जनरेट हुआ, रिफ्रेश करेंगे इस बार रैंडम नंबर 2 जनरेट हुआ, रिफ्रेश करेंगे 5 जनरेट हुआ, रिफ्रेश करेंगे दोबारा से 5 3 3 5। तो इस तरीके से रैंडम नंबर्स 1 से लेकर 6 तक हमारे लिए जनरेट हो रहे हैं। अब इन रैंडम नंबर्स में हमने क्या किया है, इन्हें रोल डाइस के अंदर ही जनरेट किया है। पर जनरली जितना भी हमारा कंप्यूटेशन का टास्क होता है, जनरली जो भी हमारे पास डेटा आता है वो डेटा हमारे EJS फाइल्स के अंदर हम जनरेट नहीं करते, वो डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ये यहाँ नहीं जनरेट हो रहा, ये किसी डेटाबेस से हमारे पास आया है और एक वेरिएबल के अंदर आया है जिसको हम नाम दे देंगे लेट डाइस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वेरिएबल। तो ये डेटा हमारे पास, हम अज्यूम करें अपने दिमाग में, सोच रहे हैं कि डेटाबेस से आया होगा और इसे हमने एक डाइस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब हमें इस डाइस वैल्यू को यहाँ पर यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर हम एक अपना आर्गुमेंट तो पास करते थे, अपनी फाइल का नाम, अपने टेम्पलेट का नाम, हम एक और आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर सकते हैं जो सेकंड आर्गुमेंट बेसिकली हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं कि हमारा नंबर है डाइस वैल्यू के इक्वल, और अब ये जो हमारी की है इसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने रोल डाइस डॉट EJS के अंदर। मतलब यहाँ पर हम अपना नंबर लिख देंगे, सेव कर लिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ऐप डॉट गेट के अंदर जो हमारा राउट है रोल डाइस, वहां पर ऑलरेडी डेटाबेस से एक रैंडम वैल्यू आ रही है जिसे हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब उस वेरिएबल को रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर हम एज अ सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट की एक की है जिसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जा सकता है रोल डाइस डॉट EJS के अंदर। तो अब हम रोल डाइस को रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिक्वेस्ट जा रही है 2 आया इस बार रैंडम नंबर, दोबारा रिफ्रेश करेंगे 1 आया, रिफ्रेश करेंगे 2 आया, रिफ्रेश करेंगे 3 आया, रिफ्रेश करेंगे 2 आया। तो इस तरीके से रोल डाइस हमारा काम कर रहा है, पर यहाँ पर हमारा डेटा जनरेट नहीं हो रहा, हमारा डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है जो हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर फंक्शन के अंदर ही पास कर रहे हैं अपने EJS टेम्पलेट को।
अब इसके साथ साथ ये जो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसमें अगर हम की और वैल्यू की जो वैल्यू है उसे सेम रखना चाहते हैं, यानी डाइस वैल्यू ही हमारी की और डाइस वैल्यू ही हमारी वैल्यू है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी डाइस वैल्यू, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो हमारा कोड काम कर रहा है। अब काम कर रहा है तो index.js में ये चीज 2 बार लिखने की बजाय हम सिंपली यहाँ पर सिर्फ डाइस वैल्यू लिख सकते हैं और तब भी रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा कोड काम करेगा। तो जनरली हम सिंगल वैल्यूज ही पास कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारी की एंड हमारी वैल्यू को हम सिमिलर सा रख सकते हैं। तो इस तरीके से रेंडर करने के साथ साथ हम अपने EJS के अंदर अपना डेटा पास भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं बेस्ड ऑन Instagram EJS। हम क्या करेंगे, Instagram के लिए अपने EJS टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे ताकि हम अलग अलग राउट्स के हिसाब से, अलग अलग यूजर नेम्स के हिसाब से अपने अलग अलग Instagram पेजेस को क्रिएट कर सकें। तो हम एक्जैक्टली Instagram का जो लेआउट है उसे कॉपी नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक वर्जन बनाने वाले हैं उसका। तो बेसिकली हम एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करना है फॉर Instagram पेजेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग राउट्स। हमारे पास ये राउट है जिसमें अगर कोई यूजर है और उसे Instagram पर जाना है तो वो गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा यूजर है अपना कॉलेज, तो Instagram/अपना कॉलेज को रिक्वेस्ट जाएगी। अगर हमारा यूजर है राहुल कुमार तो Instagram/राहुल कुमार को हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, एंड इस तरीके से। तो हम अलग अलग राउट्स, वेरिएबल राउट्स के हिसाब से वेरिएबल Instagram पेजेस को क्रिएट करेंगे। उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ एक राउट बना सकते हैं app.get, और app.get के अंदर /Instagram/username, तो ये यूजरनेम हमारा वेरिएबल होने वाला है। इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला हमारा कॉल बैक आएगा, और कॉल बैक के अंदर हमें रेंडर कराना है पेजेस को। अब पेजेस को रेंडर कराने से पहले इस यूजरनेम को एक्सेस कर लेते हैं फ्रॉम द राउट इटसेल्फ। लेट यूजरनेम इज इक्वल टू, और यहाँ हम यूज करेंगे request.params, तो रिक्वेस्ट पैरामीटर से हमारे पास यूजरनेम आ जाएगा। अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम यूजरनेम को प्रिंट करवाने वाले हैं, तो console.log कर देंगे अपने यूजरनेम को, इसको कर लेते हैं सेव। सेव किया, यहाँ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजने वाले Instagram/अपना कॉलेज को, तो रिक्वेस्ट भेजा, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पर यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया हमारे पास हमारा यूजरनेम। अब अपने व्यूज फोल्डर के अंदर जाकर हम Instagram के लिए अपने लिए टेम्पलेट बना सकते हैं, इसको कह देते हैं instagram.ejs। instagram.ejs के अंदर हम अपना एक HTML पेज बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे Instagram, और यहाँ पर हम H2 हेडिंग ले लेते हैं। H2 हेडिंग के अंदर लिख देंगे दिस पेज बिलोंग्स टू, एंड बिलोंग्स टू के बाद हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखना है, और जैसे Instagram पर होता है जनरली हमारा यूजर नेम आता है, उसके बाद फॉलो एंड मैसेज का हमारे पास बटन आता है, तो हम भी वैसे ही बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम आने वाला है, और नीचे हमारे पास 2 बटन आ जाएंगे, एक हमारा फॉलो का बटन होगा और एक हमारा बटन होने वाला है मैसेज के लिए। ये हमारा मैसेज का बटन आ गया, और यहाँ पर हमें यूजर नेम ऐड करना है। अब यूजर नेम अगर हमें ऐड करना है तो index.js के अंदर हम इस यूजर नेम को रेंडर के साथ एज अ सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो जब हम response.render करेंगे तो रेंडर के अंदर हम रेंडर करने वाले हैं अपने Instagram.ejs को, एंड Instagram EJS के अंदर हम पास कर देंगे अपना यूजर नेम, इसको कर लेते हैं सेव। एंड Instagram EJS के अंदर यहाँ पर अपना टैग यूज करते हैं <% एंड %, इसके बीच में हम अपना यूजर नेम वेरिएबल है जिसे यूज कर सकते हैं। ये मेरा यूजर नेम वेरिएबल हो गया। तो जिस भी अकाउंट को अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए प्रिंट होकर आएगा दिस पेज बिलोंग्स टू दिस यूजर नेम, एंड साथ के साथ फॉलो एंड मैसेज का बटन। इसको कर लेते हैं सेव। index.js के अंदर हमने अपना ये वाला कोड लिख ही लिया है, साथ के साथ अब रिक्वेस्ट भेजते हैं Instagram/अपना कॉलेज को, तो रिक्वेस्ट किया तो हमारे पास आ गया दिस पेज बिलोंग्स टू अपना कॉलेज एंड हमारा फॉलो एंड मैसेज का बटन। अब हम रिक्वेस्ट करके अगर श्रद्धा खापरा के लिए Instagram खोलेंगे तो यहाँ आएगा दिस पेज बिलोंग्स टू श्रद्धा खापरा, फॉलो एंड मैसेज। अगर हम लेट्स सपोज राहुल कुमार के लिए मैसेज भेजेंगे तो यहाँ जाएगा दिस पेज बिलोंग्स टू राहुल कुमार। इनफैक्ट साथ में हम @ प्रिंट करवा सकते हैं सो दैट वी नो दिस इज एन अकाउंट नेम। रिफ्रेश किया तो @ राहुल कुमार, या अपना कॉलेज आया, कॉलेज अपना आया तो @ कॉलेज अपना। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं जो अलग अलग यूजर नेम के हिसाब से हमें अलग अलग पेज क्रिएट करके देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि EJS के अंदर हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि EJS के अंदर हम कैसे नॉर्मली अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है या अगर कोई कैलकुलेशन करके उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जो एक्चुअल कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कैसे EJS के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके लिए केस लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये जो रोल डाइस था, रोल डाइस वाला जो हमारा EJS था, इसके अंदर हम चाहते हैं कि अगर हमारे डाइस की जो वैल्यू है वो 6 आ जाए, तो जैसे ही डाइस की वैल्यू 6 आएगी उसके हिसाब से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि 6 आई है तो दोबारा से आप डाइस को रोल कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके का हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, नाइस रोल डाइस अगेन। तो जब भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं तो उसके लिए एक बार EJS टैग्स पर आ जाते हैं, तो हम अपने इस टैग को यूज करते हैं लेस देन और परसेंटेज वाला टैग। तो लेस देन परसेंटेज के बाद हम इक्वल टू नहीं लगाते, सिर्फ लेस देन परसेंटेज लिखते हैं, और ये हमारा स्क्रिप्ट रिलेट टैग होता है जो यूज होता है फॉर कंट्रोल फ्लो एंड डज नॉट गिव एनी आउटपुट। यानी इस टैग का काम होता है कि ये कोई आउटपुट नहीं देता, फाइनल वैल्यू नहीं रिटर्न करता, पर ये कंट्रोल फ्लो के काम आता है। मतलब ये हमारे पास लूप्स लिखने के काम आएगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के काम आएगा, तो हम इस टैग को यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज अपना हम जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि अगर हमारे डाइस वैल्यू की जो वैल्यू है इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, उस केस में हम अपना एक H2 एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं नाइस टेक टर्न अगेन, या इसको हम कह सकते हैं रोल डाइस अगेन, इसको कह देते हैं रोल डाइस अगेन। अब ये तो वैसे तो हमारा जावास्क्रिप्ट है जो जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगा अभी, मतलब सिंपली अभी अगर जाकर हम अपने कोड को रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ आ जाते हैं अपने डाइस रोल के पास, डाइस रोल एंटर, या इसे कर लेते हैं रोल डाइस एंटर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू हमने लिखी थी वो वैसी की वैसी प्रिंट होकर आ गई। हमें तो चाहिए ये लॉजिक रन करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट रन करनी चाहिए, आउटपुट में प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना लॉजिक लिख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, हम लिखेंगे लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। तो इन दोनों टैग्स के अंदर हम अपना JS का कोड लिखेंगे। अब हमारे JS के कोड का पार्ट क्या क्या है, ये फर्स्ट लाइन हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसे उठाकर हम अपने टैग के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना पार्ट हमारा EJS के टैग के अंदर आ जाएगा, एंड साथ के साथ ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ये भी हमारा EJS का पार्ट बनेगा।
तो लेस देन परसेंटेज, इस ब्रैकेट को भी पेस्ट कर लेते हैं परसेंटेज। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था। तो ईजेस टैग क्या करेगा, इसे जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसे भी जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा। और ये जो बीच वाला टैग है ये तो एचटीएमएल का पार्ट है, तो इसे हम सिंपली नॉर्मली बीच में बिना टैग्स के लिख सकते हैं। तो इतना पार्ट लिखने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइस वैल्यू वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 6 के इक्वल हुई तो हम ये वाला टैग प्रिंट करवाएंगे। अगर डाइस वैल्यू की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हुई तो उस केस में ये वाला टैग कभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये टैग कहां पर लिखा जा रहा है, ये वैसे तो है ही नॉर्मल एचटीएमएल पर, इस टैग को क्योंकि हमने दो ईजेस टैग्स के बीच में लिखा है तो ये इफ स्टेटमेंट के बेसिस पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसको सेव करवा लेते हैं एंड यहां पर जाकर करते हैं रिफ्रेश। तो इस बार डाइस वैल्यू ने 5 वैल्यू दी, रिफ्रेश किया 4 दिया, 2 5 एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ 6। तो जैसे ही डाइस की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास प्रिंट होकर आ गया नाइस एंड रोल डाइस अगेन। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी एम्बेड कर सकते हैं अपनी ईजेस टेम्पलेट्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि ईजेस के अंदर हम अपने लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं लूप्स के लिए। लेट्स सपोज हमने जो इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए, इन इंस्टाग्राम पेजेस पर हम सारे के सारे फॉलोअर्स की एक लिस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उस लिस्ट को index.js के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। स्लैश इंस्टाग्राम यूजर नेम के अंदर एक हम एरे बना लेते हैं, इसको कहते थे कॉन्स्ट, और इस एरे को हम नाम दे देते हैं फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स के अंदर बहुत सारे नाम हम स्टोर करा सकते हैं। एडम एक फॉलोअर हो सकता है, बॉब एक फॉलोअर हो सकता है, स्टीव एक फॉलोअर हो सकता है, इसके बाद एबीसी एक फॉलोअर हो सकता है। तो इस तरीके से काफी सारे फॉलोअर्स हैं हमारे पास जो हमारे किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर, और सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर ये सारे फॉलोअर्स हैं। अब हम सबसे पहले तो यूजर नेम के साथ साथ इन फॉलोअर्स को भी भेज रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम वाले ईजेस के पास। तो यूजर नेम गया एंड साथ के साथ अपनी ऑब्जेक्ट में हम फॉलोअर्स को पास कर देंगे। और अब instagram.ejs पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सारे के सारे फॉलोअर्स की लिस्ट को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो एक टैग बना लेते हैं h3, तो इसे कह देते हैं फॉलोअर्स लिस्ट, या इसे कह देते हैं अकाउंट्स दैट फॉलो यू, अकाउंट्स दैट फॉलो यू। एंड यहाँ पर हमें सारे के सारे फॉलोअर्स को प्रिंट करवाना है। अब अगर हमारे पास एक फॉलोअर्स नाम का एरे है तो उसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जिसमें लिखेंगे लेट यूजर ऑफ फॉलोअर्स, या इसे कह सकते हैं नेम ऑफ फॉलोअर्स, यानी फॉलोअर्स के अंदर जो हर इंडिविजुअल नाम है उसे हम क्या करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर हम अपने नाम को प्रिंट करवाएंगे। बेसिकली हमें एचटीएमएल के अंदर प्रिंट करवाना है तो सिंपली console.log तो लिख नहीं सकते, तो हम एक लिस्ट बनाकर अपने नामों को प्रिंट करवाएंगे। अब लिस्ट बनाने के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं और इस टैग के अंदर हम अपने इस जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट कोड में अगर हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लिखनी होती है तो हम लिखते हैं लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। इतने वाला जो पार्ट है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो जाएगा, तो इसे अपने ईजेस टैग के अंदर लिख लेते हैं। तो इतना पार्ट हमारी फर्स्ट टैग के अंदर आ जाएगा, ये हमारी प्लेन एचटीएमएल है। और सेकंड ईजेस टैग भी लिख लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग लाइन होगी एंड अंदर की तरफ हम लिस्ट आइटम के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, यानी अपने नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसे सेव करेंगे और अब इंस्टाग्राम को लगाएंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर किसी भी अकाउंट पर जा सकते हैं, instagram/अपना कॉलेज पर अगर हम जाते हैं, एंटर किया तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दिस पेज बिलोंग्स टू अपना कॉलेज, फॉलो एंड मैसेज का बटन आ रहा है। अकाउंट्स दैट फॉलो यू में हमारे पास हर बार लिस्ट आइटम में नेम प्रिंट होकर आ रहा है। ये इसलिए प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि हमने सिंपली लिखा है लिस्ट आइटम और उसके अंदर नेम। अब ये नेम एक वेरिएबल नहीं है, ये नेम सिंपली क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट है। अगर हमें इस नेम को वेरिएबल की तरह ट्रीट करवाना है तो फिर हमें ये वाला टैग अपने लिए यूज करना पड़ेगा, ईजेस का स्ट्रिंग वाला टैग यूज करना पड़ेगा। इस टैग को जब हम यूज करेंगे तो नेम हमारा वेरिएबल बन जाएगा, परसेंटेज ग्रेटर देन। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव किया तो ये हमारे ईजेस टैग्स के अंदर अगर नेम लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल बनेगा। इस बार अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे के सारे जो नेम्स हमारे एरे के अंदर थे वो प्रिंट होकर आ जाएंगे।